शाह सुल्तान गिरहा से ती मालतन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरै। धरती तन होई तन होए अंबर सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दे मत्था टेक दे तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानण दा दरिया उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उत्थे अज भी वरते देग बाबा। नानक सब थां इक ओंकार नानक आर नानक पार नानक सब थां इक ओंकार नानक। तू नूर दा फुटदा चश्मा रोशनियां दी रेखाएं एक तेरा ही दरबार सचा बाकी सब परम भुलेखाए। तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बदलन वेग बाबा। नानक वार नानक सब थां इक ओंकार नानक हार नानक वार नानक सब थां इक ओंकार नानक। जिया कोई रूप नहीं तेरी दीद जया प्रसाद नहीं। तेरे बंगे लोयन दंगर साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की ढाला। तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जहा प्रसाद नहीं। सरबत दा भला सिखाया तू कोई काट नहीं कोई वाद नहीं। केंद्र बिंदु ब्रह्मंड दा तू सिरजी सारी खेड़ बाबा। जदों पाया 10वां जामा हत्थां विच फड़ लई तेर बाबा। हार नानक सब तां इक ओंकार नानक पार नानक वार नानक सब थां इक ओंकार नानक पार नानक वार नानक सब थां इक ओंकार नानक वार नानक पार नानक सब। हाँ जी
हो जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल। हैप्पी गुरु नानक देव जयंती। गुरु नानक देव जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरु पूरब की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे, हंसते रहे, खुशते रहे, मुस्कुराते रहे और बहुत सारा आपको आशीर्वाद और बहुत सारा प्राउड करें आपके पेरेंट्स आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। और बताएं कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। की हाल चाल सर जी? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब सुनाए क्या हाल चाल है? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ बढ़िया चल रही है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? हैं लाइफ मतलब जो तुम लाइफ जी रहे हो वो तुम्हें मजा आ रहा है ना लाइफ जीने में? कल का लेक्चर पब्लिक तो नहीं करूंगा जी, लो पहले ये सुन लो तुम। कल का लेक्चर पब्लिक तो नहीं होगा, बस ये बात तो मैंने कल वैसे लेक्चर के टाइम पर ही बोल दी थी, वो तो मैंने पब्लिक कर दिया था, पूरा दिन पब्लिक रहा। हाँ तो वो तो मैंने अभी जाके आधा पौना घंटा पहले प्राइवेट किया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं तानू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। चलो आ जाओ। सर डर है बस एग्जाम का। अरे डर के टेंशन मतलब, डर के आगे जीत है और जीत आगे रैंक है। काम खत्म, डरना थोड़ा है जी, डरना थोड़ा है। चलो आ जाओ सारे बच्चों मेरे पास, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, याद आपको? कल वाली क्लास में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, याद है? उस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम था सप्लाई। उस चैप्टर का नाम क्या था? सप्लाई। और आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा, ये आज वाली क्लास में ही शुरू होगा, आज वाली क्लास में ही इसकी रिवीजन खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर को आज हम पैकअप करेंगे, ठीक है ना? तो ये वाला चैप्टर आज हम पैकअप कर देंगे। और कल जो हम चैप्टर करेंगे, कल भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का, ठीक है ना? और तुम्हें पता है उसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। और जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होता है जीएसटी का, जो पहला क्वेश्चन होता है ना, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं। और वैल्यू ऑफ सप्लाई का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगेन कल हम शुरू करेंगे और कल ही उसकी हम रिवीजन करेंगे। 7 तारीख को मैंने आपको बता दिया जी, 7 तारीख को आपकी क्लास नहीं है, 8 तारीख को आपकी क्लास होगी, 7 तारीख को नहीं है, 8 तारीख को क्लास होगी। 9 तारीख को हमारा संडे है, फिर आपकी 10 तारीख को क्लास होगी जी। ई वे बिल भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, सारा कुछ होगा यार, सारा कुछ होगा, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। हाँ चलो आ जाओ, फटाफट से आओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, उस चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा, इस चैप्टर के ना बहुत सारे नाम है। जैसे होता है ना, कई बार तुम्हारे बहुत सारे नाम होते हैं, कोई तुम्हें ठुल्ला कह के बुलाता है, कोई तुम्हें पपलू कह के बुलाता है, कोई तुम्हें मुन्नू कह के बुलाता है, कोई तुम्हें नुन्नू कह के बुलाता है, कोई तुम्हें पिंटू कह के बुलाता है, कोई तुम्हें लाला कह के बुलाता है, कोई तुम्हें बंटी कह के बुलाता है, कोई तुम्हें गोलू कह के बुलाता है, तुम्हें मल्टीपल नाम से बुलाते हैं, ठीक है? ऐसे ही तुम भी बहुत सारे टीचर्स के अलग अलग नाम रख देते हो। कई बार किसी का नाम तुम खजला रख देते हो, किसी का नाम मोटू रख देते हो, किसी का नाम चिंचन रख देते हो, किसी का नाम तुम डोरेमोन रख देते हो, किसी का नाम तुमने पिकाचू रखा होगा। तुमने भी अपने अनऑफिशियल जो ग्रुप होंगे उसके अंदर बहुत सारे नाम तुमने, मुझे पक्का पता, किसी ना किसी के तो रखे होंगे, या तुम्हारे मन में होंगे या तुम स्कूलों में रखते होंगे। तो ऐसे ही इस चैप्टर के बहुत सारे नाम है, ठीक है ना? ऐसे ही इस चैप्टर के बहुत सारे नाम हैं। अब इसके बहुत सारे नाम कौन कौन से हैं? एक तो इसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी, एक इसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एक इसका नाम है फ्लैट रेट, ठीक है, एक इसका नाम है कंसेशनल स्कीम, एक इसका नाम है ऑप्शनल स्कीम, एक इसका नाम है स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। इट मींस अगर इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन बनता है तो समझ जाना वो कॉम्पोजिशन स्कीम का है, समझ आना। हाँ, ये आजकल एक नया चल गया पूकी, पता नहीं कहां कहां से वर्ड लेके आते हो, पूकी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से तुम ऐसे वर्ड लाते हो, पूकी है, पू की, पू नहीं की, मैंने पू नहीं की, मैंने पू नहीं की, पू किसी और ने की,
ठीक है, इधर देखो इधर सुनो ध्यान से। अब मेरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि या तुम कॉम्पोजिशन लेवी कहो, या तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहो, या तुम फ्लैट रेट कहो, या तुम कंसेशनल स्कीम कहो, या तुम ऑप्शनल स्कीम कहो, या तुम स्कॉल मेजरमेंट कहो, ये सभी के सभी जो है वो इस नाम से आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। बस एक बात ध्यान दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जो अगर कोई रेगुलर बैच वाला बच्चा यहाँ पर बैठा है, जो ऑब्वियस सी बात है काफी सारे बच्चे रेगुलर बैच के हो सकते हैं, याद करो आपको ना मैंने जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था आपको। अच्छा, आपको मैंने जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था, एक बार दोबारा से मैं सारे बच्चों को अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखा दूं तो यहाँ पे अगर आपको जीएसटी नंबर अगर खोलना है किसी पर्सन का तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जीएसटी की वेबसाइट ओपन कर ली है। जब मैंने जीएसटी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन की तो यहाँ पर जब मैं जीएसटी की वेबसाइट ओपन करूंगा, इसको जीएसटी पोर्टल बोलते हैं। अब जीएसटी पोर्टल पे मैं सर्च टैक्स पेयर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। सर्च टैक्स पेयर वाले ऑप्शन पे सर्च बाय GSTIN में यहाँ पे सर्च करूंगा और मैं यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल दूंगा। सर आपका जीएसटी नंबर दिख रहा है, तो दिखने दो ना, कोई प्राइवेट चीज थोड़ा है, ये कोई प्राइवेट नहीं। आज तो हर दुकानदार जीएसटी के बाहर मतलब दुकान के बाहर जीएसटी नंबर लगाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ये कोई प्राइवेट चीज नहीं है कि हाय रब्बा ये चीज जीएसटी नंबर देख लिया, ओए तोबा तोबा, ऐसा कोई बात नहीं है। जीएसटी नंबर दिख सकता है, जीएसटी नंबर दिखाने के लिए ही होता है। इवन गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें जीएसटी नंबर अपनी दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करता हूं 09BAPPG 0344B1Z2, अब यहाँ पे आ जाओ जी, यहाँ पे 989 फिर यहाँ पे 521। अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा तो ये मेरा जीएसटी नंबर तुम्हारे सामने खुल जाएगा जी, ठीक है ना। ये मेरा जीएसटी नंबर जो है वो तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरा जीएसटी नंबर यहाँ पे खुल गया, चेक करो। लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्या लिखा हुआ है, विवेक गाबा। फिर यहाँ पे ट्रेड नेम क्या लिखा हुआ है, वीजी स्टडी हब यहाँ पे लिखा हुआ है। इफेक्टिव डेट क्या है, सन 2021 से मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटरशिप मतलब पार्टनरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप है, अकेला ओनर जो है वो मैं हूं। GSTIN जो है एक्टिव है, जीएसटी नंबर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, मतलब काम कर रहा है, मतलब मैं जीएसटी चार्ज कर सकता हूं। अरे भाई मॉड्यूल में चैप्टर कौन सा, तूने क्या लेना है मेरे भाई, मॉड्यूल में चैप्टर है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, है, कसम लगे मम्मी की चैप्टर है भाई, कसम लगे, झूठ नहीं बोल रहा है भाई। अब मैंने वो ध्यान नहीं दिया ना मॉड्यूल में कौन सा, बट कसम से कह रहा हूं है ये। अब एक बार पढ़ लेना यहां से, है मॉड्यूल में, बाद में ढूंढ लियो। ऐसा ना हो कि पूरी क्लास में 2 घंटे में एक ही मैसेज को बार बार कॉपी पेस्ट करता रहे और चैप्टर ऊपर से निकल जाए, नालायक। एक तो नाम मेरा ले रखा है विवेक, विवेक का मतलब तो होता है बुद्धि, सद्बुद्धि है भाई मॉड्यूल में चैप्टर। सुनो ध्यान से रही। अब यहाँ पे देखो री जीएसटीएन जो है वो एक्टिव है। टैक्स पेयर, अब सबसे मेन बात जो मेरे को यहाँ पे दिखानी है ना, सबसे मेन बात मेरे को दिखानी है टैक्स पेयर टाइप। मेरे को सारे बच्चे बोल दो टैक्स पेयर टाइप में क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे बस ये बता दो टैक्स पेयर टाइप में क्या लिखा हुआ है। क्या टैक्स पेयर टाइप में कॉम्पोजिशन लेवी लिखा हुआ है या टैक्स पेयर टाइप में रेगुलर लिखा हुआ है, बस मेरे को ये बता दो जी। सारे बच्चे मेरे को ये बता दो, जून 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी, जून 26 के लिए रिवीजन क्लास एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर दिसंबर 25। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, फटाफट से बताओ जी, जल्दी बताओ यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेगुलर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेगुलर। अब बहुत ध्यान सुनना, अब जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं ना उनके यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी लिखा होता है। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, जब पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो गलती मत करके आना। जो कॉम्पोजिशन वाले होंगे उनके यहाँ पे लिखा होगा कॉम्पोजिशन लेवी। अब बच्चा कहता है सर आपके यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है और नहीं तो कईयों के यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी लिखा होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। आपने अगर ध्यान से देखा हो रेगुलर के ऊपर ना एक आई का निशान भी है, और रेगुलर के ऊपर जो आई का निशान है उस आई पे मैं क्लिक करता हूं, देखो क्या लिखा है, यू कैन कलेक्ट जीएसटी एंड कैन इशू टैक्स इनवॉइस। मतलब मेरी बात कर रहा है वो गवर्नमेंट मुझे कह रही है विवेक तू कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है और तू टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। और फिर सेकंड लाइन में लिखा है यू कैन ऑल्सो गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन यूर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, कि अगर कोई सामान तूने रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से परचेज किया उस पे जो तूने जीएसटी पे किया यू कैन क्लेम आईटीसी। बट अगर किसी ने यहां पे कॉम्पोजिशन लेवी लिखा होगा तो वहां पर क्या लिखा होगा, यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स और यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस।
वहां पर क्या लिखा होगा, यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी, यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस और यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी। ना तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते, ना तुम आईटीसी क्लेम कर सकते, ना तुम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते, जिसने भी कॉर्पोरेशन स्कीम ली होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो जब भी तुम किसी का जीएसटी नंबर चेक करते हो ना, तो सबसे मेन बात यहां पे ध्यान जरूर देना कि टैक्स पेयर टाइप कौन सी है, रेगुलर टैक्स पेयर टाइप है या कॉम्पोजिशन है। रेगुलर है तो भैया वो नॉर्मल कंप्लायंस पूरे करेगा, अगर वो कॉम्पोजिशन है फिर बहुत सारे कंप्लायंस उसके अलग हो जाएंगे। अब एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, उस बच्चे का नाम है टेक ट्यूशन। तो टेक ट्यूशन क्या नाम है भैया, तो पता नहीं, एक तो नाम कैसे कैसे यूट्यूब पर रख लेते हो यार। टेक ट्यूशन, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम टेक ट्यूशन? टेक ट्यूशन, कैन यू टेल मी, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम टेक ट्यूशन। टेक ट्यूशन, कैन यू टेल मी कि आपके दिमाग में अब मेरे को क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे एक पर्सन नॉर्मल स्कीम लेना चाह रहा है, एक पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाह रहा है। अब दिमाग में ना कंफ्यूजन आ रही है कि कौन सा पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे तो क्या बेनिफिट होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सारी बातें मुझे टेक ट्यूशन समझ नहीं आ रही। तो टेक ट्यूशन से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये बातें मेरे को समझ नहीं आ रही तो ये बातें मुझे कौन बताएगा? तो टेक ट्यूशन कहता है सर वो आप बताओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं नाम रखता सीएस ट्यूशन या टैक्स ट्यूशन रखता, मैं तो टेक ट्यूशन थोड़ा रखता, मेरा इंटरेस्ट टेक में है, मैं चैट जीपीटी की बात कर सकता हूं, मैं आपको नहीं बता सकता कि स्कीम कौन कौन सी है। तो वही अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। टोटल 20 डिफरेंस, सारे बच्चे दिमाग में लेके चलना, टोटल 20 डिफरेंस। कितने डिफरेंस? टोटल 20 डिफरेंस मैं तुम्हें यहां पे बताने जा रहा हूं कि अगर नॉर्मल स्कीम लेंगे या कंसेशनल स्कीम लेंगे, दोनों स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है। और अगर आपको ये 20 डिफरेंस समझ में आ जाते हैं तो ये लगा लो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर तुम्हारी पकड़ में आ गया जी। तो वो 20 डिफरेंस 1 बाय 1 हम रिवाइज करने जा रहे हैं कि नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, कंसेशनल स्कीम में क्या होता है, क्योंकि ये जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। अगर किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है उसके साथ क्या क्या होगा, अगर कोई जीएसटी में नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है उसके साथ क्या क्या होगा, दोनों स्कीम में क्या फर्क है, वो सारी बातें हम यहां पे देखने जा रहे हैं। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी। तो अब यहां पे 1 बाय 1 हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम यहां पे देखने जा रहे हैं, आओ जी सारे बच्चे एक बार यहां पे देख लो, फर्स्ट डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, डिफरेंस नंबर 1। अब डिफरेंस नंबर 1 ये निकल के आ रहा है, डिफरेंस नंबर 1 आ रहा है कि जो नॉर्मल स्कीम होती है वो सेक्शन नंबर 9 में कवर होती है। पहली बात ये दिमाग में लेकर चलो, नॉर्मल स्कीम सेक्शन नंबर 9 में कवर होती है, कंसेशनल स्कीम जो है वो सेक्शन नंबर 10 में कवर होती है। नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, मतलब जैसे मैंने रेगुलर स्कीम ली थी ना, रेगुलर स्कीम को नॉर्मल स्कीम कहते हैं। तो रेगुलर स्कीम नॉर्मल स्कीम एक ही बात है। तो रेगुलर स्कीम या नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, मतलब जो सामान मैंने परचेस किया उस पर जो जीएसटी पे किया, आई कैन क्लेम आईटीसी। कंसेशनल स्कीम वालों को आईटीसी नहीं मिलता है, मतलब जिस पर्सन ने कंसेशनल स्कीम ली हुई है ही कैन नॉट क्लेम आईटीसी। अगर उसने पीछे जीएसटी दिया भी है उस जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हारे पापा, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारे पापा कंसेशनल स्कीम लेने की सोच रहे हैं, उनको बता देना पापा 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 आप यहां पे आईटीसी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने कंसेशनल स्कीम ले ली है। तो कंसेशनल स्कीम वाले आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद नॉर्मल स्कीम वाले जब गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाते हैं तो पहले आईटीसी माइनस करते हैं, फिर बैलेंस जो जीएसटी बचता है फिर वो देते हैं। कंसेशनल स्कीम वालों को आईटीसी मिलता ही नहीं है। जब कंसेशनल स्कीम वालों को आईटीसी मिलता ही नहीं है तो जो भी उनका टैक्स बनता है, कंसेशनल जीएसटी बनता है, वही सारा उनको देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आईटीसी की बात ही नहीं होती। तो नॉर्मल स्कीम में पहले आईटीसी माइनस करते हैं, फिर नेट जीएसटी पे करते हैं। कंसेशनल स्कीम में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी कंसेशनल जीएसटी होगा वही गवर्नमेंट को हमें यहां पे देना पड़ेगा। रीजन क्योंकि यहां पे आईटीसी माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईटीसी मिलता ही नहीं है। नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या होता है, नॉर्मल स्कीम आप इंटरस्टेट जहां मर्जी सामान बेचो, जहां से भी खरीदो। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा जो है ना सेम स्टेट से सामान खरीदना चाहते हैं, क्या खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। सर मेरे पापा दूसरी स्टेट में सामान बेचना चाहते हैं, क्या बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। सर मेरे फादर दूसरी स्टेट से सामान खरीदना चाहते हैं। भाई कुछ भी करो यार, अगर जिसके यहां पे रेगुलर टाइप लिखा हुआ है वो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पैंदा मेरे दोस्तों, वो कोई फर्क नहीं पैंदा। चाहे वो सेम स्टेट से खरीदे, दूसरी स्टेट से खरीदे, सेम स्टेट में बेचे, दूसरी स्टेट के अंदर बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट अगर यहाँ पे कंसेशनल स्कीम लिखा हो, कॉम्पोजिशन स्कीम लिखा हो, तो वो ध्यान रखना, वो पर्सन जो है वो इंटर स्टेट सामान बेच नहीं पाएगा, खरीद कहीं से भी सकता है। तो देखो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता जी, परचेज कहीं से भी करो चलेगा, बट अगर सप्लाई की बात करूंगा इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है, बट वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, अब अगले पॉइंट पर आओ। अच्छा, फिर नॉर्मल स्कीम कोई भी ले सकता है। एक बच्चा कहता है सर मैं भी नॉर्मल स्कीम ले सकता हूं, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरी बट कोई टर्नओवर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है करवा लो। सर बट आपने कहा था 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट होती। अरे वो तो मैंडेटरी है, उसके बाद तो मैंडेटरी है, ऑप्शनल तो कभी भी करवा लो ना। तो सर नॉर्मल स्कीम कोई भी जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ है, क्या वो भी ले सकता है? ले सकता है। सर फिर कंसेशनल स्कीम सभी नहीं ले पाएंगे, वही ले पाएगा जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होती है। अगर पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, या कुछ केस में 75 लाख तक है, या कुछ केस में 50 लाख तक है, तभी तुम कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल हो, नहीं तो कंसेशनल स्कीम के तुम एलिजिबल नहीं हो। तो नॉर्मल स्कीम में वही बात, यहां पे कोई टर्नओवर चेक नहीं करते। कंसेशनल स्कीम में पिछले साल की हमें टर्नओवर देखनी पड़ती है कि हम छोटे बिजनेसमैन है या नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये छोटे बिजनेसमैन को मिलती है, नॉर्मल स्कीम कोई भी ले सकता है। अच्छा, नॉर्मल स्कीम में क्या होता है? नॉर्मल स्कीम में एक साल में 25 रिटर्न जाती हैं। एक साल में 25? यस सर, एक साल में 25 कैसे? एक महीने की 2 रिटर्न होती है। जैसे एक बच्चा यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख रहा था, यार गाबे, ओए गाबे गाबे एक बात बता, आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भर दी। अब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भर दी, मतलब ये मंथली रिटर्न है, तो एक महीने में 2, 12 महीने में 24, और एक एनुअल रिटर्न 25 रिटर्न भरनी पड़ती है नॉर्मल स्कीम में। हाँ, कुछ केस में 5 रिटर्न से भी काम चल जाता है अगर आपने क्यूआरएमपी की स्कीम ली है। तो जो बच्चे जीएसटी पहले पढ़ के बैठे उनको पता होगा जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम होती है। क्यूआरएमपी स्कीम में हर क्वार्टर की रिटर्न होती है, तो एक साल में 4 क्वार्टर 4 रिटर्न और एक एनुअल 5 रिटर्न भरनी पड़ती है अगर आपने क्यूआरएमपी ली है, नहीं तो फिर आपको 25 रिटर्न भरनी पड़ती है। बट कंसेशनल स्कीम अगर तुमने ली है ना, तो कंसेशनल स्कीम में हमेशा बस तुम्हें 2 ही रिटर्न भरनी होंगी, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A, और दोनों की दोनों एनुअल रिटर्न है। मतलब कोई मंथली नहीं, कोई क्वार्टरली नहीं, रिटर्न भरनी है एनुअली, 2 रिटर्न भरनी है। तो यहां पे ध्यान दो, कंपोजिशन वालों को ये फायदा होता है, कंपोजिशन वालों को ये फायदा होता है। बोलो मेरे बच्चों, आगे देखो। फिर नॉर्मल स्कीम में जीएसटी का रेट ज्यादा होता है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। कंसेशनल स्कीम में जीएसटी के रेट कम होते हैं, 1%, 5%, 6%। बस ये 3 रेट कंसेशनल स्कीम में निकल के आते हैं। ठीक है, 3 स्टेट कंसेशनल स्कीम में निकल के आते हैं। डन। उसके बाद देखो जी, उसके बाद देखो 14 डिजिट है और जीएसटी बिलिंग करा रेगुलर में बताया मैंने, चेक करो अब क्या करूं। दोस्तों बात करो ना, बात करो ना। मेरे मैं थोड़ा लठ लेके वहां पे आऊंगा। अरे थाने बात करनी पड़ेगी। आपने दंगल मूवी का डायलॉग नहीं सुना क्या? तेरा बाप ना आवेगा तन्ने हमेशा बचाने वास्ते, तन्ने खुद भी लड़ना पड़ेगा। चल बबीता उठ। तो वही मैं तुम्हें कह रहा हूं, चल भाई उठ, जाके दुकानदार ने बोलना 15 डिजिट का नंबर है, क्यों 14 डिजिट का देन लाग रहा है? बात करो ना उससे। यूं यूट्यूब पे कमेंट करने से कुछ ना होगा भाई मेरे, उससे बात करनी पड़ेगी जिसे तूने सामान लिया। मैंने तरते ज्ञान दे दिया, इस ज्ञान का यूज तुम आगे जाके करोगे। ये थोड़ा ज्ञान दे दिया, ज्ञान का यूज वहां नहीं करने लग रहे, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे कि 14 डिजिट का है। बस सर बताओ क्या करो, तुम गलत तो नहीं कह रहे कहीं, है ना लायक? मैं भाई सही कह रहा हूं, उसने कुछ गलत कर रखा है। बात समझ रहे हो ना मेरी? आओ अगले पॉइंट पर आओ। नॉर्मल स्कीम वाले डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और कंसेशनल स्कीम वाले लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नॉर्मल स्कीम वाले, हाँ ना, नॉर्मल स्कीम वाले डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कंसेशनल स्कीम वाले लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद जी, नॉर्मल स्कीम में गुड्स की क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, नॉर्मल स्कीम में मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं भाई, एक बात बताना मेरे भाई। हेलो सुनो ध्यान से भाई, मान ले मेरे हाथ में ये कौन है, ये क्या क्या छोटा है, ये बैडमिंटन है छोटे वाला भाई। अब एक बात बताओ, ये बैडमिंटन है, इस पे रेट त्रिशूल का लगा दूं क्या? बता भाई फटाफट से, इस पे रेट त्रिशूल का लगा दूं? बच्चा कह रहा है बाबड़े हो गए गाबा सर, हैं? बाबड़े तो नहीं हो गए, किस तरह त्रिशूल का रेट लग जाएगा? जब ये छोटा बैडमिंटन है तो बैडमिंटन का रेट लगेगा।
त्रिशूल का कैसे लगेगा? अच्छा ये त्रिशूल है, त्रिशूल पे बताओ कौन सा रेट लगा दूं? त्रिशूल पे त्रिशूल का लगेगा। मेरे हाथ में ये परफ्यूम है, परफ्यूम पे लैपटॉप वाला रेट लगा दूं? नहीं लगा सकता, परफ्यूम का ही रेट लगेगा। अच्छा उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये नोकिया का छोटा सा फोन है जो मैंने रख रखा है एक फोन, ताकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो ये फोन है, इस पे कौन सा रेट लगा दूं? लगा दूं मैं आईपैड वाला रेट? ऑब्वियस सी बात है नहीं लग सकता। तो क्या आपको नहीं लग रहा जो आदमी नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है तो वहां पे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? भाई जो भी आदमी नॉर्मल स्कीम लेके बैठा है, जो भी आदमी, ओ भाई साहब ये तो गायब हो रहा है। अच्छा वो ग्रीन है ना, ग्रीन से क्रोमा कट गया। हाँ हाँ ग्रीन से क्रोमा कट गया जी, वो ग्रीन से क्रोमा कट गया। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे? क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भैया अब मुझे हर गुड्स की क्लासिफिकेशन चाहिए। कॉम्पोजिशन वालों में ऐसा नहीं होता जी, कॉम्पोजिशन वालों में ऐसा नहीं होता। कॉम्पोजिशन वालों में क्या कहती है गवर्नमेंट? कह रही भैया जितनी तेरी टोटल सेल है ना वो टोटल सेल बता दे, उस टोटल सेल का एक परसेंटेज हम तुझे बता देंगे, उस परसेंटेज के बेस पे तू हमें जीएसटी पे कर दियो, काम खत्म। तो क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं होती, नॉर्मल स्कीम में होती है। ये डिफरेंस यहां पे निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो आप इधर देख लो ध्यान से, अब यहां पे अपना क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और यहां पे कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे देखो जी, उसके बाद देखो अब यहां पे नॉर्मल स्कीम में जीएसटी का बर्डन, मेरे को सारे बच्चे बोलना एक बात बताना भाई मेरे, जो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी लग गया है उसका जीएसटी का बर्डन क्या सप्लायर की जेब पे आता है, कंज्यूमर की जेब पे आता है? कंज्यूमर की जेब पे आता है भाई, जीएसटी का बर्डन तो कंज्यूमर की जेब पे आता है ना। जो भी आपके डाउट है एक बार इसको लिख लो, एक बार कॉपी पे लिख लो, उसके बाद जब मैं तुमसे पूछूंगा कोई डाउट तो फिर पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि जो आप डाउट पूछ रहे हो ना तो वो सारे आगे जाके आने हैं कि कौन सी स्कीम अच्छी है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे बच्चे हमेशा नॉर्मली अच्छी है। गवर्नमेंट क्यों बोलेगी तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो? बताओ, ऑब्वियस है, गवर्नमेंट तो वो स्कीम बोलेगी ना जहां पर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। तो रेगुलर स्कीम में हमेशा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोलना। अब नॉर्मल स्कीम में बर्डन कंज्यूमर पे आता है, कंसेशनल स्कीम का जो बर्डन है ना वो कंज्यूमर पे नहीं आता, सप्लायर को अपनी जेब से देना होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर मेरे बिल में जीएसटी लगा 500, रेगुलर स्कीम ले रखी है तो 500 रुपए का बर्डन तुम्हारी जेब पर आएगा। बट कंसेशनल स्कीम में जो भी कंसेशनल जीएसटी होगा उसे मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो मैं बर्डन कंज्यूमर में पास ऑन नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो यहां पे आगे नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। आपने तो यहां पर देखा भी होगा, देखो यहां पर लिखा है ना, यहां पे टैक्स इनवॉइस क्या नॉर्मल रेगुलर स्कीम है तो रेगुलर स्कीम है, यू कैन इशू टैक्स इनवॉइस, ठीक है? कंसेशनल स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर अगले पॉइंट में क्या आ रहा है जी फिर नॉर्मल स्कीम वालों को ना दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल स्कीम वालों को दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उन्होंने नॉर्मल स्कीम ली हुई है ना, ऐसा कोई बोर्ड नहीं। जिस दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता कुछ भी, वो ऑब्वियस सी बात है हम ये मानेंगे नॉर्मल स्कीम वाला है। पर अगर किसी ने कंसेशनल स्कीम ली है, हेलो भाई साहब, ओए ओए सुनो, अगर किसी ने कंसेशनल स्कीम ली है, अगर किसी ने कंसेशनल स्कीम ली है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी ने कंसेशनल स्कीम ली है उसको दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा। उसने कंसेशनल स्कीम ली है, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। बट नॉर्मली कोई दुकानदार लगाता ही नहीं है, कोई दुकानदार लगाता ही नहीं है सर। इतने दुकानदार मैंने देखे हैं सब कंसेशनल स्कीम लेके बैठे होते हैं, कई बार दुकान के बाहर बोर्ड ही नहीं लगा होता। क्यों गवर्नमेंट बोर्ड लगवाना चाह रही है? ताकि कस्टमर मिसलीड ना हो, कस्टमर देख के जाए। क्योंकि भैया कंसेशनल स्कीम वालों के पास बिजनेसमैन जाके क्या करेंगे, उनको आईटीसी तो मिलना नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जीएसटी तो चार्ज ही नहीं कर रहा। तो ये कस्टमर को मिसलीडिंग ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा दुकान के बाहर बोर्ड लगाओ। फिर कमाल की बात देखो, नॉर्मल स्कीम को, नॉर्मल स्कीम वाले जो होते हैं उनको टैक्स इनवॉइस पर भी नहीं लिखना होता, उन्होंने नॉर्मल स्कीम ली है। बट कंसेशनल स्कीम वालों को बिल ऑफ सप्लाई पर मेंशन करना जरूरी होता है, उन्होंने कंसेशनल स्कीम ली है। तो मतलब गवर्नमेंट हर तरफ से चाह रही है, गवर्नमेंट हर तरफ से चाह रही है, हर तरफ से चाह रही है, गवर्नमेंट हर तरफ से चाह रही है दुकान के बाहर बोर्ड लगा हो, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन किया हो तुमने कंसेशनल स्कीम लिया है, ताकि कहीं से भी कस्टमर जो है मिसलीड ना हो जाए। और जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, याद करो आपको मैंने कहा था कि 2 बार मेरे को पप्पलू बना दिया था, याद है?
2 बार मेरे को पपलू बना दिया था। याद करो मैंने कहा था कि जब मैं इतने साल से टैक्स पढ़ा रहा हूं उसके बावजूद भी 2 बार मेरे को पागल बना दिया था। मैंने क्लास में तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह से। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं पागल बन रहा हूं तो भैया आप समझ लो आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना दुकान के बाहर क्या है, दुकान के बाहर कोई बोर्ड तो लगा नहीं होता। अब दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमें पता ही नहीं होता कंसेशनल स्कीम ली है, और हमसे वो टैक्स चार्ज करता रहता है और हमें लगता है कि ये जीएसटी है, हाँ टैक्स चार्ज तो कर ही सकता है। क्योंकि साफ साफ लिखा है कंसेशनल स्कीम वाले कस्टमर से टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान देके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। उसके बाद नॉर्मल स्कीम में जीएसटी सेस एप्लीकेबल होता है, कंसेशनल स्कीम में जीएसटी सेस एप्लीकेबल नहीं होता। याद है कंपनसेशन सेस। अब जो कंपनसेशन सेस होता है वो नॉर्मल स्कीम में तो एप्लीकेबल होता है, बट कंसेशनल स्कीम में कोई भी कंपनसेशन सेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, नॉर्मल स्कीम में जो पेमेंट करनी होती है जीएसटी की वो अगले महीने की 20 तारीख को करनी होती है। मतलब अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना होता है। और अगर आप क्वार्टरली स्कीम लेके बैठे क्यू और एमपी तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख को जीएसटी पे करना होता है। बट कंसेशनल स्कीम में जो कंसेशनल जीएसटी होता है वो सिर्फ क्वार्टरली पे करना होता है, अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले। मतलब यहां पर मंथली की बात नहीं आएगी। कंसेशनल स्कीम में हमेशा जो कंसेशनल जीएसटी पे करना है वो क्वार्टरली पे करना है, वहां पर मंथली की बात नहीं आएगी। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं। उसके बाद एक बारी नॉर्मल स्कीम में जब भी हम जीएसटी पे करेंगे ऑब्वियस ही बात है पहले क्या यूज करेंगे, क्रेडिट। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्रेडिट लेजर। और फिर अगर क्रेडिट पूरा यूज नहीं हुआ फिर हम पेमेंट कैसे करेंगे, कैश लेजर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कंसेशनल जीएसटी में आईटीसी तो मिलता नहीं है। जब आईटीसी मिलता ही नहीं है तो सारी पेमेंट जो करेंगे वो कैश लेजर से ही करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर अपना क्रेडिट और कैश दोनों यूज कर सकते हैं। कंसेशनल स्कीम में हमेशा तो पेमेंट करनी पड़ेगी वो कैश में करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर क्रेडिट होता ही नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अब जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जैसे मान लो कई बच्चे होते हैं। अब कई बच्चे आपने, अरे कई बच्चे मैंने देखे हैं वो सब यूट्यूब पर पाए जाते हैं। कई बच्चे सब यूट्यूब पर, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वहां पाए जाएंगे। और जो चैनल उनके मतलब का नहीं भी है वहां भी पाए जाएंगे, क्योंकि कई उनकी ना आदत बन चुकी है कि भैया सर हम नारायण 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 नारायण। सर जी हमने वो 3 इडियट मूवी देख ली थी ना, जहां ज्ञान बट रहा हो हम वहां बैठ जाते हैं। बेटे वो मूवी में उसने बोला था, बात बिल्कुल सही बोली थी, बट ज्ञान जब बट रहा हो वहां बैठ जाते हैं। बट इतना ज्ञान भी ओवरलोड नहीं करते ना मेरे बच्चे कि ज्ञान ही ज्ञान हो जाए और उसके बाद हम लिख ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज ही हो गए। ठीक है, ये हाँ मैं बता ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है कि जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, उनका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, वो जहां पे काम करने जा रहे हैं वहां पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आपने कभी देखा है अपना क्या नाम उसका, बंदर होता है, बंदर कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां कभी यहां भागता रहता है, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। अब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, जो नॉन रेजिडेंट है उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है सीटीपी और एनआर ये हमेशा नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं, ये कभी कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। बस ये पर ध्यान दो, ये कभी कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी बताओ फटाफट से। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आगे, अब जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले होते हैं, जो ईसीओ होते हैं, ईसीओ मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वाले, स्विगी, जोमैटो, अब स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, तो भैया फिर गवर्नमेंट कह रही वो रेगुलर स्कीम तो ले सकते हैं बट वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। तो जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो वो ऑनलाइन स्कीम, ये बात ध्यान रखो, कंसेशनल स्कीम से बाहर है जी, वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते जी,
वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते, रेगुलर स्कीम ले सकते हैं। अच्छा, अगर कोई सप्लायर है जो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा है, वो नॉर्मल स्कीम ले सकता है। बट अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा है, वो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकता। बट अगर वो गुड्स की सप्लाई करना चाहता है और सेम स्टेट में सामान बेचना चाहता है, तो फिर वो कंसेशनल स्कीम का ऑप्शन ले सकता है। जैसे मान लो मैं ब्लिंकिट के थ्रू, प्लीज ध्यान सुनना, मैं ब्लिंकिट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा हूं सेम स्टेट में, गवर्नमेंट करी चलेगा। मैं बिग बास्केट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा हूं सेम स्टेट में, गवर्नमेंट करी चलेगा, तुम कंसेशनल स्कीम ले सकते हो। बट अगर मैं ब्लिंकिट, जोमैटो इनके थ्रू कोई सर्विस देना चाह रहा हूं, नहीं ले सकता। दूसरी स्टेट में सामान बेचना चाह रहा हूं, नहीं ले सकता, सिर्फ नॉर्मल स्कीम लेनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद जी देखो यहां पे क्या है जी लास्ट में, और भाई यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि नॉर्मल स्कीम वाले किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नॉर्मल गुड्स वाले किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बट कंसेशनल स्कीम वाले 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं। 8 गुड्स के नाम है, पति को ईंटें मारो, सॉरी आंटी, सॉरी, मैं भी एक किसी का पति, मानता हूं आपको बुरा लग रहा है, बट मैं भी ये बात कह रहा हूं, पति को ईंटें मारो। बट आंटी, पति को ईंटे का मतलब अब वो नहीं है जिसके लिए आपने ईंट उठा ली है ना, नहीं आंटी, नीचे रखो, नीचे, नहीं आंटी, नहीं नहीं, माना कई बार हम इमोशन से भर जाते हैं, बट ऐसा हर केस में अच्छा नहीं होता आंटी, चोट भी लग सकती है। आंटी, पति का मतलब है पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको और आइसक्रीम। पागल कहेगा, कौन है ये, हैं? ओए, कौन है ये, कौन पढ़ा रहा है? मैंने ईंट उठा ली थी बेटे, ठीक है। आंटी, पत्ती का मतलब पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको और आइसक्रीम, इन 4 गुड्स, और फिर 4 तरह की होती है ब्रिक्स। इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो जी। इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, ये बात ध्यान दो। इन 8 गुड्स को यहां से बाहर निकाल दो। इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हो तो कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का बोल दो यार, बोल दो। गाबा बहन, गाबा बहन कह सकते हो। आजकल तो भाई सब जमाना है, आजकल तो यही, आजकल तो आजकल पता है, मैं यूं लग गया है कि जिस तरह छोरियां का मैंने भाई ब्रो आ रही हूं, छोरियां कहने लाग रही है भाई, ब्रो ब्रो करके बात करने लाग रही छोरियां आजकल। आपने देखा कभी छोरियों ने बात करते हुए यूं बात करे, हाँ ब्रो क्या हाल है? मैंने फिर कई बार लग गया कि मेरे पास अगर कोई किसी दोस्त का फोन आवेगा ना, तो मैं भी यूं कहूंगा, हाँ बहन क्या हाल है, हाँ आन लाग रही हूँ भाई, आन लाग रही हूँ, हाँ ठीक है पहुंच जाऊंगी। साथ वाला देखेगा भाई क्या भाई हो, मैं कहा भाई लड़कियां चोरियां ब्रो ब्रो कहने लाग रही, तो फिर हम तो यूं ही कहेंगे भाई आन लाग रही हूँ। चोरियां आजकल पैंट शर्ट डाल रहे हैं, टी शर्ट डाल रहे हैं, जींस डाल रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना है। हम भी सूट डालने स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। हम भी सूट डाल के मेट्रो में चढ़ा करेंगे, बात करा करेंगे, हेलो पूजा बोल रही हूँ, हाँ है करना पड़ेगा भाई, साड़ियां डालनी पड़ेंगी, तैयार हो जाओ भाई छोरे, क्या कहने लाग रहे। डन, चलो आ जाओ। तो ये 20 डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। ये 20 डिफरेंस निकल के आ रहे हैं जी, ये 20 डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अब यहां पे बताओ 20 डिफरेंस 1 बाय 1 बताओ जी। 20 डिफरेंस फटाफट से 1 बाय 1 बता दो। 20 डिफरेंस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, बताओगे सारे बच्चे? हाँ जी बताओगे 20 डिफरेंस? चलो बताओ जी, फटाफट से बताओ 20 डिफरेंस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। पहले बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल जी। तो पहले नॉर्मल स्कीम सेक्शन 9, कंसेशनल स्कीम सेक्शन 10, काउंट करते रहना जी। नॉर्मल स्कीम के अंदर आईटीसी मिल सकता है, कंसेशनल स्कीम के अंदर आईटीसी नहीं मिल सकता। नॉर्मल स्कीम में जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाते हैं तो आईटीसी माइनस करते हैं, कंसेशनल स्कीम में आईटीसी माइनस करने का मतलब ही नहीं होता क्योंकि आईटीसी मिलता ही नहीं है। नॉर्मल स्कीम में सामान कहीं से भी खरीदो, कहीं पर भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेशनल स्कीम में
खरीदो कहीं से भी, अगर बेचना है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो सकती है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं हो सकती। नॉर्मल स्कीम में आप जो है, अच्छा नॉर्मल स्कीम कोई पर्सन भी ऑप्ट कर सकता है। कंसेशनल स्कीम के लिए टर्नओवर होनी चाहिए पिछले साल की 1.5 करोड़ या 75 या 50 लाख तक। नॉर्मल स्कीम में आप एक साल में 25 रिटर्न भरते हैं, और अगर क्यूआरएम की स्कीम ली है तो एक साल में 5 रिटर्न भरते हैं, और कंसेशनल स्कीम में हमेशा एक साल में 2 ही रिटर्न जाती हैं। नॉर्मल स्कीम में टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं, कंसेशनल स्कीम में टैक्स के रेट कम होते हैं। नॉर्मल स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, कंसेशनल स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करनी पड़ती है। नॉर्मल स्कीम में कंप्लाइंस ज्यादा है, कंसेशनल स्कीम में कंप्लाइंस कम है। नॉर्मल स्कीम में गुड्स की क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेशनल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी सेस लगता है, कंसेशनल स्कीम में जीएसटी सेस नहीं लगता। नॉर्मल स्कीम में आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, कंसेशनल स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने नॉर्मल स्कीम ली है। कंसेशनल स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई पर मेंशन करना पड़ता है, आपने कंसेशनल स्कीम ली है। नॉर्मल स्कीम में दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने नॉर्मल स्कीम लिया है। कंसेशनल स्कीम में दुकान के बाहर बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, आपने कंसेशनल स्कीम लिया। नॉर्मल स्कीम में जब तुम पेमेंट करते हो जीएसटी की तो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर इनको यूज करते हो। कंसेशनल स्कीम में हमेशा कैश लेजर की बात होती है। नॉन रेजिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये हमेशा नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं, कंसेशनल स्कीम कभी नहीं ले सकते। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ईसीओ ऑनलाइन वेबसाइट वाले, ये नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं, कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। अगर कोई सप्लायर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेचना चाह रहा है वो नॉर्मल स्कीम ले सकता है, कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकता। बट अगर वो सेम स्टेट में गुड्स बेचना चाह रहा है तो कंसेशनल स्कीम ले सकता है। नॉर्मल स्कीम में किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कंसेशनल स्कीम में 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, पति को ईंटें मारो। नॉर्मल स्कीम में बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट हो सकता है, कंसेशनल स्कीम में बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं हो सकता। आई थिंक ये डिफरेंस मेरे ख्याल से निकल के आ रहे हैं। अब आप बताओ अगर कोई डिफरेंस हमारा बचा हो। मेरे ख्याल से वैसे कोई डिफरेंस हमारा बचा नहीं होगा, सारे डिफरेंस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। यस ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ रिटर्न, नॉर्मल स्कीम में मंथली रिटर्न जाती है और कंसेशनल स्कीम में आपकी जो रिटर्न जाती है वो अपना एनुअली रिटर्न जाती है। अच्छा ये तो हो गया था हमारा पेमेंट। हाँ पेमेंट, नॉर्मल स्कीम के अंदर पेमेंट मंथली जाती है, कुछ केस में क्वार्टरली भी है। कंसेशनल स्कीम के अंदर जो पेमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है। तो ये सारी बातें अब जाके हमारे 20 डिफरेंस हो चुके हैं। डन? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है, अब यहां तक अगर 20 डिफरेंस क्लियर है तो अब ये मान लो 50% चैप्टर हमारा हो चुका है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मतलब मेरे बच्चे होता है जो नॉर्मली आपकी रेड रेड कलर के या जो ग्रे कलर के ब्लॉक नहीं होते, ब्लॉक आपने कभी देखा होगा सड़कों पर ब्लॉक लगे होते हैं। तो आजकल नॉर्मली सीमेंट वाली सड़कें नहीं कई बार बनती है, वो ब्लॉक वाली सड़कें बनती हैं, उसको फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गया, रूफिंग टाइल्स हो गया, ठीक है, नॉर्मल ब्रिक्स हो गया, ये सारी तरह की ब्रिक्स यहां पे आ जाती हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे आओ जी, अब इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या निकल के आ रहा है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब मुद्दा ये है कि सर ये स्कीम कौन कौन ले सकता है, और जो आपने लिमिट बताई है, जो आपने लिमिट बताई है वो क्या है, वो क्या है भाई? गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो लिमिट बताई है वो क्या है, मतलब किस केस में कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी, हमें यहां पर वो देखना है। हमें यहां पर वो देखना है। अब यहां पे देखो जी, एलिजिबल असेसी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब सुनो यहां पे एलिजिबल लिमिट क्या क्या है और किस किस केस में कौन कौन सी है। ओए गाबू इधर सुन, गाबू गाबू पता है कैसे फीलिंग आ रही है? जो छोटे बच्चों को करते हैं गाबू मेरा गाबू, नालायक। अब क्या है कि ये स्कीम किस किस को मिलती है और कहां कहां पे कौन कौन सी लिमिट होती है वो देखने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है देखो जी, अच्छा पहली बात ये समझ लो, कंसेशनल स्कीम में ना 3 सब सेक्शन है। एक तो सेक्शन 10(1) है,
एक सेक्शन 10(2) है और एक सेक्शन 10(2)(a) है जी। ठीक है जी। एक मेरा सेक्शन 10(1) है, एक सेक्शन मेरा 10(2) है और एक सेक्शन मेरा 10(2) है। पहली बात ये दिमाग में डाल लो जी, ये दिमाग में डालना। एक तो 10(1), एक तो 10(2) और एक 10(2)(a). 3 सेक्शन हमें दिमाग में लेके चलने हैं। मेजरली लोग जो है वो स्कीम ले सकते हैं 10(1) और 10(2) में। 10(2)(a) बाद में ऐड हुआ, 10(2)(a) में गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए स्कीम लेकर आई। अब समझो यहां पर है क्या। गवर्नमेंट कहती है अगर आप गुड्स के ना मैन्युफैक्चरर हो उन 8 गुड्स को छोड़ के, क्योंकि अगर आप 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर आप 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर तो आप ये स्कीम ले नहीं सकते। तो आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो उन 8 गुड्स को छोड़ के तो आप ये स्कीम ले सकते हो। कब? अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है। इट मीन अगर पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो आप ये स्कीम ले सकते हो। और अगर वही तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में काम करना चाह रहे हो तो लिमिट तुम्हारी 75 लाख की है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या है? 8 स्टेट यहां पे होती हैं जो तुम्हें याद करनी है। उन 8 स्टेट में लिमिट 75 लाख की है। अब ये 8 स्टेट कौन कौन सी होती हैं? देखो आजकल क्या है, आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज, आजकल एक्चुअल में क्या है, आजकल इमोशंस नहीं बह रहे सर। आजकल व्हाट्सएप पे क्या है, आप खुद चेक करना। आजकल तुम्हें क्या लग रहा है व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है? व्हाट्सएप पर सिर्फ इमोशंस नहीं बह रहे, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेजेस बह रहे हैं। इमोशंस तो पहले बहा करते थे सर, इमोशंस पहले बहते थे जब चिट्ठियां आती थी ना कि वो अपना कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ आ आ कबूतर जा। वो पहले चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियां पढ़ते थे, उस चिट्ठी के बीच में फोटोएं दिखती थी और उसमें फिर आंखों में आंसू निकलते थे। वो एक्चुअल में रियल लव होता था, वो एक्चुअल में वही प्यार था सर। आजकल तो व्हाट्सएप पर क्या है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस बह रहे हैं, इमोशंस कहां बह रहे हैं? मैसेज करने वाला कई बार मैंने देखा है सर, कई बार मैं देखता हूं, मैंने कहा ना सर बच्चा ऐसे मैसेज कर रहा है, हाँ, और स्माइली पता कौन सी है? रोने वाली। ओए राम, भाई क्या तुम इमोशन से खेल रहे हो किसी के यार? अगर कोई जिस दिन तुम्हारे इमोशन से कोई खेलेगा तुम्हें कैसा फील होगा यार? आप समझ रहे हो कैसे इमोशन से खेला जा रहा है? मतलब इधर बंदा हंस रहा है, स्माइली जा रही है रोने वाली। यार कुछ तो शर्म होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो कुछ तो रूल होने चाहिए यार। अगला वाला बंदा ये समझ के बैठ गया कि यार तुम उदास हो, वो तुम्हें मतलब तुम्हें थोड़ा वो अपना कि नहीं यार उदास मत हो कोई बात नहीं, और तुम भाई साहब दांत फाड़ रहे हो उधर। और कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब तुम मतलब समझ रहे हो, मतलब मैसेजेस बह रहे हैं और कितनों को बह रहे हैं, कैसे बह रहे हैं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है सर इंसान 2 ही बार तोतला होता है। एक बार तो बचपन में, चलो वो तो कुदरती तोतला होता है कि वो प्रॉपर बोल नहीं पाता, वो तो चलो भगवान धीरे धीरे बोलना सिखाता है, पेरेंट्स बोलना सिखाते हैं। बचपन में तोतला होता है, जैसे मेरी डॉटर कई बार कहती है मुझे मैतलो पापा मैतलो जा रही है, मैतलो जा रही है। एक तो वो तोतला है, चलो कोई बात नहीं, वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एक यार 25-25 साल के लोंडे लड़के लड़कियां तोतले वो पड़े यार, 25-25 साल के भाई साहब, जो प्रॉपर बोल सकते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, लड़ने के अंदर पूरी आगे हैं। उनके कभी मैसेज देख लो, ताना ताया आ ल ल त त त त त तालो ए दोती तालो ए त तालो ना। अबे नालायक 25 साल का है तू, तालो। तो सुनो ध्यान से, तो मुद्दा ही निकल के आ रहा है, ये बेकार की बातें सर। आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस बह रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं बह रहे, मैं सही बता रहा हूँ, ये रियल, ये पता नहीं किस, चलो जो भी है जनरेशन जिस लेवल की चल रही है, ठीक है, सब कुछ बड़ी है, हम अपने आप को सुधारे, हम दूसरों को सुधार नहीं सकते, वही कहानी चल रही है बस, ठीक है, वही कहानी चल रही है। तो अब गवर्नमेंट जैसे क्या होता है, आप मैसेजेस भेजते हैं तो उसमें ना कई तरह के मैसेजेस होते हैं, जैसे होता है HMMMM करके, फिर इसको HMM में कर देते हैं हम, फिर यहाँ पे HMM हो जाता है, फिर HM। अब HM जब किसी का HM आ जाए ना तो आपको समझ जाना चाहिए वो सामने वाला बंदा कह रहा है भाड़ में जा, निकलने यहाँ से, बात करने का मन नहीं है। बट कई बार चेपू लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी बात तो करूंगा मैं। अब HM तक बात पहुंच चुकी है, वो इमोशन समझ नहीं पा रहा है। HM का मतलब होता है दफा हो जाए यहां से, नहीं कई बार लोग समझ पाते। फिर क्या होता है UMM करके बात चलती है, करके बात चलती है।
अब 8 स्टेट तुम्हें ऐसे याद करनी है जी, ठीक है ना। 8 स्टेट तुम्हें ऐसे याद करनी है, सुनो ध्यान से। 8 स्टेट का मतलब होता है UMM और यहां पे आता है नस्ट, ठीक है ना। UMMM और यहां पे आता है नस्ट जी। अब इसका मतलब ये होता है, UMM नस्ट का मतलब होता है उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, यहां पे इसका मतलब आता है उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट दिमाग में डाल लेना। इन 8 स्टेट में लिमिट जो है वो 75 लाख की होती है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8 स्टेट दिमाग में डाल लेना। फिर दोबारा बोलूंगा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। इन 8 स्टेट में लिमिट जो है वो 75 लाख की है जी। डन, लॉक कर सकता हूं इसको जी। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ, देखो यहां पे क्या लिखा है जी। यहाँ पे देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपकी लिमिट जो है वो 75 लाख की यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो, अब गुड्स के ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ट्रेडर हो। अच्छा, ट्रेडर किसी भी गुड्स के हो सकते हो। ट्रेडर जो है, ट्रेडर आप किसी भी गुड्स के हो सकते हो। आप ट्रेडर किसी भी गुड्स के हो सकते हो। 10(1), 10(2) में आप स्कीम ले सकते हो, 150 लाख और 75 लाख। सर क्या ट्रेडर हूं मैं, उन 8 गुड्स का भी हो सकता हूं? हो सकते हो सर, बट आपने बोला 8 गुड्स के लोग जो हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? मैंने मैन्युफैक्चरर बोला। ट्रेडर अगर हो तो स्कीम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरर वाले केस में दिक्कत है साहब, ट्रेडर वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस में आप स्कीम ले सकते हो, वही 150 लाख और 75 लाख। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, क्या है भाई, ये सब में टॉपिक सब में है, ये टॉपिक सब में है जी। अब सुनो ध्यान से जी। अब एक बात बताओ, एक बच्चा मेरे को कहता है सर आज ना गुरु नानक देव जयंती है, तो पापा ना साथ में बैठे हैं मेरे। और जब पापा साथ में बैठे होते हैं ना, तो तीर की तरह सीधे होके बैठता है बच्चा। और पापा साथ में बैठे हैं, पापा मुझे देख रहे, मैं पापा को देख रहा। जब पापा मुझे देख रहे तो मैं पापा को देख रहा। समझ नहीं आ रहा पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे, बट मैं कुछ गलत सोच रहा अपने बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि पापा मेरे बारे में गलत ही सोच रहे होंगे। तो सर पापा मुझसे ना एक बात पूछ रहे हैं, यार एक बात बता कि जैसे, हाँ हाँ देव दीपावली भी है, देव दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं मेरे ध्रुव बाबू, देव दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। तो क्या हुआ कि पापा ने कह रहे यार मैं ना गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, भाई मैं ना गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, तो क्या मैं ये स्कीम ले सकता हूं? तो आपने बोला पापा बिल्कुल ले सकते हो। पापा आपकी पिछले साल की टर्नओवर कितनी थी? पापा ने बोला बेटे 100 लाख। हाँ पापा ले सकते हो, क्योंकि 150 लाख तक की टर्नओवर वाले ये स्कीम ले सकते हैं। तो 150 लाख तक की टर्नओवर वाले स्कीम ले सकते हैं, तो आपकी 100 लाख थी, आप ये स्कीम ले सकते हो। अब पापा ने बोला कि बेटे मैं ना गुड्स का मैन्युफैक्चरर तो हूं, और साथ में ना थोड़ी सी सर्विस भी दे रहा हूं, जैसे नॉर्मल लोग देते हैं। जैसे एसी बेचने वाला साथ में एसी की भी सर्विस देता है, और टीवी बेचने वाला टीवी की भी साथ में रिपेयर करने की सर्विस देता है। घड़ियां बेचने वाला घड़ी की भी सही करने की, वॉच की सही करने की सर्विस देता है। तो मैं ना साथ में सर्विस भी दे रहा हूं, तो क्या मैं स्कीम ले सकता हूं? तो आपने बोला नहीं पापा आप नहीं ले सकते, क्योंकि ना सर ने बोला है कि जो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है वो ले सकते हैं, ट्रेडर है वो ले सकता है, रेस्टोरेंट की सर्विस देने वाला वो ले सकता है, बट आप तो मैन्युफैक्चरर तो हो, बट आप साथ में तो सर्विस भी दे रहे हो। अब अगर आप साथ में सर्विस भी दे रहे हो तो ये तो यहां पे है नहीं, बट आपके पापा ने क्वेश्चन बोला कि बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑलमोस्ट लोग यही काम करते हैं। बहुत रेयरली लोग होते हैं बेटे जो सिर्फ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, खाली गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो। भाई जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है तो वो साथ में सर्विस भी थोड़ी बहुत दे रहा होगा। अगर सामान खराब हो गया तो बंदा उसी के पास तो जाएगा। मोबाइल बेचने वाला तो मोबाइल के
रिपेयर की सर्विस भी देता है। आपने बोला पापा ये बात तो सही कह रहे हो आप, बट पापा फिर अभी तक तो कवर नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा अब हम इस पॉइंट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट की, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब क्या अमेंडमेंट की, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई बंदा गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, अगर साथ में वो थोड़ी सी सर्विस भी देना चाहता है वो दे सकता है, कोई दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई बंदा गुड्स का ट्रेडर है, वो साथ में थोड़ी सी सर्विस भी देना चाहता है, दे सकता है, अलाउड है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो, साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, दे सकते हो। बट अब एक सर्विस देने की लिमिट है, याद करो, रेगुलर बैच सर्विस देने की लिमिट है। कितनी लिमिट है, जितनी तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर आई है उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, तुम इतने तक की सर्विस दे सकते हो, इसके ऊपर की सर्विस नहीं दे सकते। मतलब अगर तुम इनके साथ में सर्विस देना चाह रहे हो, अलाउड है, बट उसकी एक लिमिट है। लिमिट कितनी है, पिछले साल की टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब कम से कम तुम 5 लाख तक की सर्विस दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तुम 15 लाख तक की सर्विस दे सकते हो। क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर अगर 150 लाख भी है, उसका 10% 15 लाख और 5 लाख हायर क्या बनेगा, 15 लाख, तो 15 लाख तक की सर्विस में दे सकता हूं। तो 5 लाख से 15 लाख तक की सर्विस देना अलाउड है, इसके ऊपर की सर्विस देना अलाउड नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर क्या होता है जी, अब यहां पे देखो, अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, साथ में मार्जिनल सर्विस भी दे रहे हो, तो आप 10(1) 10(2) आप 150 लाख और यहां पर 75 लाख आप दे सकते हो। अब देखो इसकी लिमिट है, मैंने स्टार बना रखा है ना। अब ये मार्जिनल सर्विस की लिमिट कितनी है आपको दिखाता हूं जी। ये मार्जिनल सर्विस की लिमिट होती है 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवरेज हायर। मतलब इतने तक की तुम सर्विस दे सकते हो, उसके ऊपर की सर्विस तुम्हें अलाउड नहीं है। सर क्या ये लिमिट जो है वो 150 लाख और 75 लाख के अलावा है? ना 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 ना, ये लिमिट उस 150 लाख की लिमिट के अंदर है। मतलब अगर तुम्हें 15 लाख तक की सर्विस देनी है तो गुड्स की सप्लाई 135 लाख तक करनी होगी। मतलब टोटल मिला के 150 लाख ही है। 150 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होगी। जहां 150 लाख की लिमिट क्रॉस हुई आप इस स्कीम से बाहर आ गए। तो अगर तुम्हें इतनी सर्विस देनी है तो गुड्स की सप्लाई तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कम करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन? क्या लोग कर सकते हैं जी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है। और देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कम से कम 5 लाख तक की सर्विस दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख तक की सर्विस दे सकते हो इन करंट फाइनेंशियल ईयर, बट सब्जेक्ट टू 150 लाख और 75 लाख। ये लिमिट जो है वो तुम्हारी उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? चलो अब यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप यहां तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। अब एक क्या था, एक बच्चा बड़ा उदास बैठा था। मैंने उससे पूछा उदास क्यों है? मेरा पता नहीं हूं, बट कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, ऐसे ही खाली बैठ रहते हैं। कोई पूछता है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट हुआ कुछ, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ, क्या रीजन है पता नहीं। जैसे ना लड़कियां नॉर्मली कई बार ऐसे करती हैं, जैसे मेरी वाइफ से पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है, अब तुम पूछो भी मत क्या हुआ। मैंने कहा पूछा तो भी 2 मिनट पहले, एक ही बार पूछोगे? मैंने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं। मैं कहा चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ होगा। फिर मैं अब 2 बार पूछोगे, ऐसे थोड़ा पूछते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ पाते आप क्या है। तो क्या हुआ, एक बच्चा उदास बैठा था। तो एक बच्चा उदास बैठा था, तो क्या हुआ कि मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा सर प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि दिक्कत ये है कि सर मैं ना सर्विस दे रहा हूँ जी,
हम भी ऐसे, अच्छा ऐसा ही होता है क्या सबका, मतलब सेम सिस्टम है। और वो है, चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है। अच्छा फिर ठीक है। मैंने मेरे को लगा कि शायद मेरी वाइफ ऐसे ना बोलती हो ना कि 10 बार चीजें पूछो फिर 10 बार नहीं पूछो, तो फिर समझ नहीं आता भाई क्या करे इंसान। तो फिर मतलब कई बार नहीं समझ आता यार इंसान क्या करे यार, कई बार इंसान अकेला ही पड़ जाता है यार, पूछ पूछ के इंसान थक ही जाता है यार। ठीक है। तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि वो बच्चा कहता नहीं मैं ना सर्विस दे रहा हूँ। मैं कहा अच्छा सर्विस दे रहा है। कह रहा प्रॉब्लम क्या है, मैं सर्विस दे रहा हूं और सर्विस सिर्फ सर्विस दे रहा हूं सर, क्योंकि अगर प्लीज 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 अगर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ में सर्विस दे रहा हूं, गुड्स की ट्रेडिंग करने के साथ में सर्विस दे रहा हूं, तो बात समझ में आती है। बट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो उस केस में क्या होगा जी, सिर्फ सर्विस दे रहे हो तो स्कीम ही नहीं है। यार एक बात हो, मेरी कोचिंग की सर्विस यहां पे कहां कवर है, मेरी कोचिंग की सर्विस तो यहाँ पे क्या कवर है, मेरी कोचिंग की तो सर्विस तो यहाँ पे कवर ही नहीं है भाई, मेरी कोचिंग की सर्विस तो यहाँ पे आई नहीं रही। अब मैं कोचिंग की सर्विस, मैंने नया कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, मेरे पिछले साल की सेल बहुत कम है, मैं स्कीम लेना चाह रहा हूं, मैं कहां जाऊं है, मेरे कोई जिंदगी नहीं है। साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी। मैंने गवर्नमेंट को बोला यार, गवर्नमेंट यार ये क्या मतलब है यार, जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो स्कीम ले रहे हैं, गुड्स के ट्रेडर हैं वो स्कीम ले रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस वाले स्कीम ले रहे हैं, उनके साथ में सर्विस देने वाले स्कीम ले रहे हैं, मैं अकेला सर्विस दे रहा हूं, सिर्फ सर्विस दे रहा हूं, मुझे क्यों स्कीम नहीं दे रहे तुम। तो गवर्नमेंट ने कहा सर्विस वालों के लिए स्कीम नहीं है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता जी, मैं हूं छोटा सर्विस वाला, मेरे को स्कीम चाहिए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने यहां पे 10(2)A इंसर्ट किया जी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कह रही है, 10(2)A में आओ। 10(2)A क्या कहता है कि अगर तुम्हारी पिछले साल की सेल 50 लाख तक है तो अब तुम 10(2)A के अंदर भी ये स्कीम ले सकते हो। और ये 10(2)A के अंदर जो स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, वो मेनली सर्विस वालों के लिए लेकर आई है, कि जो सिर्फ एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हैं, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव सर्विस, वो 10(2)A में जा सकते हैं। हाँ, ये आपका मेन काम सर्विस का है, आप साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई करना चाहते हो तो भी आप 10(2)A में यहां स्कीम ले सकते हो। पिछले साल की सेल 50 लाख तक होनी चाहिए, तो करंट ईयर में 50 लाख तक तुम्हें फायदा मिल जाएगा। तो जो 50 लाख रुपए की लिमिट है वो आपकी सर्विस वाले केस में लिमिट है, अगर तुम एक्सक्लूसिवली सर्विस देना चाहते हो। तो यहां पे एक बार देखो जी, यहां पे अब यहां पे एक बार चेक करो, इधर देखो ध्यान से। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सर्विस, क्या लिखा है, सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस तो ऊपर कवर है, रेस्टोरेंट सर्विस तो ऊपर कवर है ना, रेस्टोरेंट सर्विस तो ऊपर कवर है। तो यहाँ पे देखो सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस 10(2)A, यहाँ 50 लाख, और यहाँ पे अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो भी 50 लाख की बात होगी। मेन काम सर्विस है, साथ में थोड़े से मार्जिनल यहाँ पे गुड्स आएगा, यहाँ पे थोड़े से अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो भी 50 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे गुड्स की कोई अलग से लिमिट नहीं है, इसी 50 लाख के बीच में तुम गुड्स की सप्लाई कर सकते हो। बट मेनली तुम्हें ये पॉइंट ध्यान नहीं देना, मेनली तुम्हें ये पॉइंट ध्यान देना कि एक्सक्लूसिव सर्विस वाले भी अब कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, वो 10(2)A में स्कीम ले सकते हैं, उनके लिए लिमिट जो है वो 50 लाख रुपए की है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है। अभी मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा यार, एक बार पहले क्लास तो एक बार चलने दो, नोट्स का लिंक मैं दोबारा से डाल दूंगा, डेली डालता हूं तो दोबारा से डाल दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ा यार, नोट्स डाल दूंगा भाई, नोट्स तुम बार बार डाउनलोड करते रहो, अब उसमें से पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। ये लो लो पहले नोट्स का लिंक ही ले लो भाई साहब, ये लो जी, यहाँ पे नोट्स का लिंक मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये लो जी, यहाँ पे सारे बच्चे ये पकड़ो जी, ये लो। तो यहाँ पे मैंने पिन कर दिया, अब यहाँ से अपना डाउनलोड करते रहना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के रहा है कि अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिव सर्विस देने वाला है तो वो भी स्कीम ले सकता है, बट वहां पर लिमिट 50 लाख रुपए की है। ठीक है, अब मेरे को सारे बच्चे कंक्लूड करो, अब मेरे को सारे के सारे बच्चे कंक्लूड करो, बताओ स्कीम कौन कौन ले सकते हैं और क्या क्या लिमिट है। सारे बच्चे यहाँ पे आना चाहिए, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक भी है क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर सब कुछ है जी, उस पीडीएफ में सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, आप एक बार जाओ आपको उसके अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, ये है अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो 10(1) 10(2) की स्कीम ले सकते हो, 150 लाख या 75 लाख।
आप ट्रेडर हो, 10-1 10-2 में स्कीम ले सकते हो, 150 लाख, स्पेशल में 75 लाख। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो तो 150 लाख और 75 लाख। अगर आप इनके साथ में सर्विस देना चाहते हो तो लिमिट यही रहेगी, बट इस सर्विस देने की लिमिट होगी 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवरेज हायर। इतनी सर्विस दे सकते हो, बट ये इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए। सर अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाह रहा हूं तो फिर 10-2A में बात होगी, वहां दोनों केस में 50 लाख की लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और मेरे को एक बात बता देना जी, मेरे को एक बात बताना, मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम लेना या ना लेना किस बात पे डिपेंड करता है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं किस टर्नओवर पे डिपेंड करता है, करंट ईयर के टर्नओवर पे डिपेंड करता है या पिछले साल के टर्नओवर पे डिपेंड करता है, किस टर्नओवर पे डिपेंड करता है, बस मेरे को ये बता दो जी। मेरे को सारे बच्चे बस ये बता दो कि ये मेरा स्कीम लेना या ना लेना किस बात पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? करंट ईयर की टर्नओवर पे या पिछले साल के टर्नओवर पे जी? जल्दी बोलो। पिछले साल के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर इस लिमिट तक है तो मैं करंट ईयर में स्कीम ले सकता हूं। जब मैं करंट ईयर में स्कीम लूंगा तो क्या होगा, मेरे को ये भी बता दो। अगर मान लो मैंने करंट ईयर में स्कीम ले ली है, अब क्या होगा भाई? अगर मान लो मैंने करंट ईयर में स्कीम ले ली है तो अब क्या होगा? अब क्वेश्चन सिंपल सी बात है, अब ये होगा, गवर्नमेंट कह रही है करंट ईयर में 150 लाख तक की सप्लाई पर नॉर्मल जीएसटी नहीं लगेगा, कंसेशनल जीएसटी लगेगा। 150 लाख तक की सप्लाई पर तुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। 150 लाख तक की सप्लाई पर तुझे तेरी परचेज पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तेरी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो करंट ईयर में 150 लाख तक कंसेशनल जीएसटी, उसके बाद नॉर्मल जीएसटी की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में ना बस एक क्वेश्चन आ रहा है, ये टर्नओवर निकालनी कैसे है भाई? एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है कि आप टर्नओवर निकाल के बताओ, तो ये टर्नओवर कैसे निकालनी है? अब क्वेश्चन बस ये आ रहा है कि अगर मान लो गवर्नमेंट हमसे टर्नओवर निकालना पूछ ले तो हम टर्नओवर कैसे निकालेंगे? उसने कहा जी इस पर्सन की पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 180 लाख है। अब बच्चा कह रहा है 180 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है 150 लाख से ज्यादा है तो ये स्कीम नहीं ले पाएगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या पता इसकी 180 लाख में वो भी सेल काउंट हो जो हमें टर्नओवर की डेफिनेशन में ना लेनी हो। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, सर फिर टर्नओवर में क्या लेना है और क्या नहीं लेना? अब वही तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे देखना चाहिए। अब जो हमें यहाँ पे टर्नओवर काउंट करनी है तो वो टर्नओवर किस तरह से काउंट करनी है, अब हम यहाँ पे देखते हैं टर्नओवर की कंप्यूटेशन का मेथड। अब सबसे पहले जो मैं तुम्हें टर्नओवर निकालने सिखा रहा हूं वो मैं तुम्हें टर्नओवर निकालने सिखा रहा हूं पिछले साल की। मतलब जब हम पिछले साल की टर्नओवर निकालेंगे, बहुत ध्यान सुनना, जब हम पिछले साल की टर्नओवर निकालेंगे कि पिछले साल की टर्नओवर निकालना क्यों जरूरी है? इस बात को जानने के लिए कि मैं स्कीम लेने के एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, सीधो के बैठ, हेलो ओए, सीधो के बैठ, सीधो के बैठ, सीधो के बैठ, नालायक, आराम से टिक के नहीं बैठ सकते क्या? कभी टी शर्ट नाक पूछ रहा है, कभी पता नहीं ऐसे कर रहा है, कभी पेन मुंह में चबा के बैठा है, तो यहाँ क्या कर रहा है तू? ये समझ ले आराम से। अब सुनो ध्यान से, अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब तुम्हें पिछले साल की टर्नओवर निकालनी है तो पिछले साल की टर्नओवर निकालना इसलिए जरूरी है कि मैं ये स्कीम लेने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जब तुम पिछले साल की टर्नओवर निकालोगे, मैं आपसे एक बात जानता हूं, पहले मेरे को बताओ टर्नओवर मतलब क्या होता है, परचेज या सेल? पहले ये बता दो मेरे को, टर्नओवर मतलब क्या होता है, परचेज होता है या सेल होता है? बताना एक बार जी। टर्नओवर मतलब क्या होता है, परचेज होता है या सेल होता है? जल्दी बोलो जी।
टर्नओवर मतलब क्या, परचेज है या सेल है? सेल होता है। सेल का मतलब क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई? जल्दी बोलो, सेल का मतलब क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है? आउटवर्ड सप्लाई। अब देखो मैंने क्या लिखा है, जब तुम पिछले साल के टर्नओवर निकालोगे तो तुम्हें सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है। जब तुम पिछले साल के टर्नओवर निकालोगे तो सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, सारी की सारी। अब उसमें चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो फॉरवर्ड चार्ज वाली, इंटर स्टेट सप्लाई हो रिवर्स चार्ज वाली, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो फॉरवर्ड चार्ज वाली, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रिवर्स चार्ज वाली, चाहे इंट्रा स्टेट हो निल रेटेड एग्जम्प्टेड नॉन टैक्सेबल, चाहे इंटर स्टेट हो निल रेटेड एग्जम्प्टेड नॉन टैक्सेबल, चाहे एक्सपोर्ट हो मतलब एक्चुअल एक्सपोर्ट हो या डीम्ड एक्सपोर्ट हो, मतलब एसईजेड वाली सप्लाई हो या एनी अदर आउटवर्ड सप्लाई हो, ये सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई तुम्हें टर्नओवर में लेके चलनी है। मतलब जितनी भी तुम्हें आउटवर्ड सप्लाई दे रखी होंगी ना, जितनी भी तुम्हें आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर में काउंट कर लेना, ये जानने के लिए कि ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है जब उसकी टर्नओवर निकालेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने यहां पर बोला इंटर स्टेट सप्लाई भी काउंट करेंगे, बट इंटर स्टेट सप्लाई तो कॉम्पोजिशन वाला करता ही नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई कैसे होगी। मेरे बते वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के बाद नहीं करता ना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के बाद नहीं करता। अगर उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया उसके बाद वो इंटर स्टेट नहीं करेगा ना। अभी तो हमें ये चेक करना है कि वो इंटर स्टेट सब, अभी तो ये चेक करना है कि वो स्कीम लेगा भी या नहीं लेगा। तो अभी तो ऑब्वियस ही बात है, पिछले साल तो उसने नॉर्मल स्कीम ली होगी या मे बी स्कीम नहीं ली होगी। तो पिछले साल की टर्नओवर में चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, ये मैटर नहीं करता। ये बात ध्यान देना जी मेरी बात को। वो तो अगर स्कीम ले ली है उसके बाद वो इंटर स्टेट नहीं कर सकता, उससे पहले तो कर ही सकता है। तो देखो यहां पे वही बात है, सारी सप्लाई लेनी है। अच्छा क्या नहीं लेना है, तो वही एक तो जीएसटी नहीं लेना क्योंकि उसका हमें आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये नहीं लेना क्योंकि ये एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी में कवर होता है। और अगर कोई इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली है तो भी नहीं लेनी। वैसे तो इनवर्ड सप्लाई हमें कोई लेनी नहीं है, इनवर्ड सप्लाई हमें कोई लेनी ही नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। इनवर्ड सप्लाई तो चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो, वो वैसे ही बाहर है, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए दे दिया इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम वाली है वो हमें नहीं लेनी है। तो इन तीनों को हमें नहीं लेना, बाकी जितनी भी मेरी आउटवर्ड सप्लाई है सबको लेना है, उसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जी। अब यहां पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा जी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, आप मेरे को ये क्वेश्चन करके बताओगे, ये बताओगे कि ये पर्सन स्कीम लेने के एलिजिबल है या नहीं है। इसकी टोटल टर्नओवर जो है पिछले साल की 1,65,00,000 रुपए है, मतलब 165 लाख, मतलब 150 लाख से ज्यादा है। तो आपको बताना है एलिजिबल है या नहीं है। अब 165 लाख आई कैसे है, 165 लाख ऐसे आई है। अब बताओ कि एलिजिबल है या नहीं है। सर कंपटीशन स्कीम में टैक्स पेयर टैक्स का बर्डन खुद पर भी है तो खुद की पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करता है सेम एज इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, देन व्हाई आर यू सेइंग कंपटीशन एज इन डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट। मेरे बच्चे बात मेरी सुनो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की एक नेचर नहीं होती, डायरेक्ट टैक्स की वो डेफिनेशन है, उसकी अदर नेचर भी तो है। आप समझ रहे मेरी बात को। अब आप कहो सर कंपोजिशन में लग रहा है जिस पर्सन पे उसकी जेब पर ही बर्डन आ रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स में क्यों नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों है। आप सर डेफिनेशन चेक करो उसकी, नेचर, नेचर रेट तो सेम ही है, रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। अब नेचर इसकी रिग्रेसिव है उसकी प्रोग्रेसिव है, तो कैसे मैं डायरेक्ट टैक्स में कवर कर लूंगा, नालायक। बताओ जी। जल्दी बताओ ये एलिजिबल, और मेरे को ये बताओ कितनी कितनी टर्नओवर आ रही है टोटल। टर्नओवर बताओ कितनी आ रही है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी आएगा, पहले टाइम तो आने दो उसका। बोलो जी कितनी टर्नओवर आ रही है जी?
140 लाख। हाँ जी, रेट तो फिक्स ही होता है। कहाँ पे? अबे कहाँ स्पेशल की बात कर रहे हो नालायक, इधर आओ यहाँ पे ध्यान से। मुझे अगर स्पेशल भी तो फिक्स ही होता है। इधर आओ यहाँ पे जी। अब यहाँ पे देखो 140 है, तो यहाँ पर 140 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन जो है स्कीम लेने के क्या है, एलिजिबल है। तो ये स्कीम लेने के एलिजिबल है, तो यहाँ पे स्कीम लेने के एलिजिबल है क्योंकि टर्नओवर 140 लाख है। वो कहने को 165 लाख है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 140 लाख है, तो 140 है तो 150 लाख से कम है, तो ये पर्सन जो है वो स्कीम लेने के एलिजिबल है। ठीक है, अब आगे बताना यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अब यहां पर बताओ, यहां पे अब इसकी टर्नओवर 178 लाख है। अब ये बताना ये एलिजिबल है या नहीं है जी। बताओ जी, ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई का यार अभी लगेंगे, उसमें टाइम लगेगा। नील रेटेड भी लेते हैं जी, नील रेटेड सप्लाई भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं जी। एलिजिबल है 123 लाख। 123 लाख। 123 कैसे? इंट्रा स्टेट सप्लाई कवर अंडर आरसीएम ये लेंगे, इंट्रा स्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई लेंगे, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई, ये तो इनवर्ड तो नहीं लेंगे, इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं लेंगे, सप्लाई टू एसजेड लेंगे, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कवर अंडर एफसीएम इनवर्ड नहीं लेंगे, इंट्रा स्टेट नील रेटेड सप्लाई लेंगे जी। अब एक बार चेक करना कितना आ रहा है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो कितना आ रहा है। यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पर भी 20 लाख है, यहाँ पर 30 लाख है, यहाँ पर 35 लाख है, यहाँ पर 18 लाख है, तो 123 आ रहा है। तो 123 है तो एलिजिबल है जी। 123 आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया, एलिजिबल है। ठीक है जी, तो 123 है तो ये पर्सन क्या बन गया जी, यहाँ पे एलिजिबल वाली कैटेगरी में आ गया। बस ये पर ध्यान दो। डन। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे देखो वही एक्सप्लेनेशन दे रखी है भाई, कौन कौन सी टर्नओवर ली है, कौन कौन सी टर्नओवर मैंने यहाँ पे नहीं ली है। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ। अब ये क्वेश्चन भी एक बार और मेरे को बता दो। अब ये पर्सन कह रहे हैं कि मिस्टर वीजी है ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम। हाँ जी, आइसक्रीम। एफसीएम भी लेंगे। एफसीएम क्यों लेंगे? इनवर्ड सप्लाई थोड़ा लेंगे। इनवर्ड सप्लाई चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो, इनवर्ड सप्लाई चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो, इनवर्ड सप्लाई कभी नहीं लेते। इनवर्ड सप्लाई कभी नहीं लेनी होती, आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं ना। तो जो तुम कह रहे हो फॉरवर्ड चार्ज वाली वो तो लेंगे मेरे बच्चे, वो इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई क्यों लेंगे? तो डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी आपको नीचे टर्नओवर दे रखी है, बताओ ये एलिजिबल है या नहीं है। शिवानी, सिर्फ कंप्लाइंस का फर्क होता है, कंप्लाइंस कम होते हैं, यही 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 मैटर है बस। हाँ जी, फटाफट से बताओ जी, मेरे को जल्दी बताओ। बोलो। नॉट एलिजिबल ना, क्योंकि वो अपना ट्रे आइसक्रीम, आइसक्रीम तो उसमें आती है, उन अपना 8 गुड्स में आती है। तो 8 गुड्स वाले केस में तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। अबे नालायको, वो मैन्युफैक्चरर की बात है, यहाँ पे ट्रेडर है, तो ट्रेडर वाले केस में तो स्कीम ले ही सकते हो। ट्रेडर वाले केस में कोई दिक्कत थोड़ा है। ट्रेडर वाले केस में तो हमें टर्नओवर निकालनी पड़ती है। चेक करें यहाँ पर, ये 30 लाख काउंट होगा, ये जीएसटी है, जीएसटी को हम कवर नहीं करते। गुड्स परचेज है, इनवर्ड सप्लाई कवर नहीं करते, सप्लाई टू यूएसए कवर करेंगे, इंटरेस्ट डिस्काउंट कवर नहीं करेंगे,
इंट्रास्टेट नील रेटेड कवर करेंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई कवर करेंगे, इंट्रास्टेट परचेज यहां से बाहर है, और यहाँ पे कवर अंडर आरसीएम इसको कवर करेंगे क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई है। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है 30 लाख प्लस में 20 लाख प्लस में 35 लाख प्लस में 20 लाख प्लस में 40 लाख, तो 145 निकल के आ रहा है मेरे ख्याल से। 145 निकल के आ रहा है, तो 145 एक बार देख लो यहाँ पे जी, ये आपका 145 आ रहा है, तो भैया 150 लाख से कम है आप एलिजिबल हो जी, 150 लाख से कम है आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं जिसमें वो तुमसे पूछते हैं कि भैया टर्नओवर, अब बताओ टर्नओवर निकालने में है क्या, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई हमें लेके चलनी है, 3 सप्लाई को बस बाहर निकालना है, एक तो इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली, और एक आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट, और एक आपका जीएसटी और सेस जो होगा उसको बाहर निकाल के जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है हमें लेके चलनी है बस। अब एक बात मेरे को बताओ, जो तीनों क्वेश्चन आपने किए, क्या उन तीनों क्वेश्चन में आप स्कीम लेने के एलिजिबल हो गए? हो गए। अरे जब तुम स्कीम लेने के एलिजिबल हो गए, अब तुम्हें करंट ईयर में क्या करना है, करंट ईयर में 150 लाख तक की टर्नओवर पे अब कंसेशनल टैक्स देना है भाई। जैसे तुम एलिजिबल हो गए, जैसे तुम एलिजिबल हो गए, अब जब तुम एलिजिबल हो गए तो अब क्या करना है, अब करंट ईयर में 150 लाख तक की सेल पर मुझे कंसेशनल टैक्स देना है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि करंट ईयर में सेल कैसे निकालें, करंट ईयर की सेल कैसे निकलेगी, और रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा जो कंसेशनल वाला है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अब देखो यहां पे जी, पहली बात करंट ईयर में जब हम सेल लेंगे तो सिर्फ इंट्रा स्टेट को लेके चलना। अच्छा इंटर क्यों नहीं ले सकते बता दो जी, जल्दी बोलो, इंटर क्यों नहीं ले सकते भाई? इंटर क्यों लेंगे, अब तो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के बाद तो इंटर कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ इंट्रा स्टेट लेंगे। और कौन सी लेंगे? आउटवर्ड सप्लाई लेंगे। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल सब लेंगे। सर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को तो इंटर स्टेट नहीं कहते क्या? इंटर स्टेट तो वो कर ही नहीं सकता, सारी इंट्रा स्टेट लेनी है किसी भी तरह की हो। सर क्या नहीं लेना? वही 3 चीजें जो भी बाहर निकाल के आए हो, पिछले साल के टर्नओवर निकालते हुए सेम चीजें यहां से ही बाहर है। अब सुनो कौन कौन सी सेल पे क्या रेट लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, 8 गुड्स को छोड़ के, तो जितनी तुम्हारी करंट ईयर की टोटल टर्नओवर है, चाहे टैक्सेबल हो या एग्जम्प्टेड हो, दोनों को मिला के 1% तुम्हें कंसेशनल जीएसटी देना है, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में हमें टोटल सेल लेके चलनी है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों। फिर अगर तुम गुड्स के ट्रेडर हो, तो ट्रेडर वाले केस में गवर्नमेंट कहती है टोटल टर्नओवर नहीं, जितनी तुम्हारी टैक्सेबल टर्नओवर होगी उसका 1% तुम्हें यहां पे लेके चलना है। तो रटने वाला बच्चा का ध्यान दे, जब क्वेश्चन करोगे ट्रेडर का, जब करंट ईयर में टैक्स निकालोगे, तो करंट ईयर में हमें सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का 1% लेना है, टोटल टर्नओवर का 1% नहीं लेना ट्रेडर वाले केस में। रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में आपको टोटल टर्नओवर लेनी है, टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों। और यहां पे रेस्टोरेंट वाले केस में जो रेट है यहां 5% है, पता नहीं किसने नोट्स बनाया, नालायक ने। यहां पे 2.5% है, यहां पे 2.5% है, रेट जो है वो 5% यहां पे निकल के आएगा जी। उसके बाद एक और ही, अगर आप साथ में मार्जिनल सर्विस दे रहे हो, मार्जिनल सर्विस का मतलब क्या होता है, उन तीनों के साथ में थोड़ी सी सर्विस दे रहे हो, तो जितनी आपने सर्विस दी उसकी टैक्सेबल टर्नओवर का 1% यहां पे सर्विस पे जीएसटी लगेगा, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। उसके बाद अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हो, एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हो, तो जो 6% वाला रेट है वो 6% वाला रेट यहां पे एप्लीकेबल होगा, टोटल टर्नओवर का 6% होगा। टोटल वाले केस में जितनी टोटल टर्नओवर है उसका 6% यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? अब बच्चा कह रहा है सर रटने वाले बच्चों की बारी कब आएगी? आप रटने वाले बच्चों की भी बात करते हो ना, तो देखो रटने वाले बच्चों की बात आ गई। ट्रेडर और मार्जिनल सर्विस वाले केस में ओनली टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे, ऑल अदर केस में टोटल टर्नओवर लेंगे। ये रटने वाले बच्चों की बात है। जब क्वेश्चन ट्रेडर का बनेगा या मार्जिनल सर्विस वाले का बनेगा तो टैक्सेबल टर्नओवर लेना, बाकी सब केस में टोटल टर्नओवर लेना। टोटल मींस एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों। ठीक है, अब यहां पे आओ, ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। एक बार क्वेश्चन देखो और बताओ क्या इसका आंसर आएगा जी।
क्वेश्चन करो। हाँ, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करेंगे जी। हाँ जी, कितना आएगा जी, बताओ फटाफट से बताओ जी। अब यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है ना, तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में ये इन यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका, पहली बात तो यहाँ पे आपका नालायक, ये किसने नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे इंट्रा आएगा। बड़ा ही नालायक बच्चा यार, ये तो कौन है यार, बताओ यार, क्लास में बच्चे सोए रहते हैं यार, बताओ यार, ये तो बड़ी बेकार बात है। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ये 25 लाख लेने हैं, इंट्रा स्टेट नील रेटेड लेने हैं, मैन्युफैक्चरर वाले केस में सब कुछ लेते हैं। इंट्रा स्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई ये भी लेना है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं लेना। तो कितना आएगा, 65 लाख आएगा। तो 65 लाख रुपए का 1% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर टोटल मिला के 65 लाख आएगा, तो यहाँ पर इंट्रा आएगा जी, ठीक है। तो टोटल मिला के 65 लाख आएगा। इस 65 लाख रुपए का 1% जो है 32,500 ये आपका कंसेशनल जीएसटी आएगा जी। डन जी, क्या इसको लॉक कर दें जी? बेटे मेरी हैंड राइटिंग नहीं है भले, मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ, अब अगला करो। अच्छा, अगर ये मान लो ट्रेडर होता, अगर ये ट्रेडर होता तो क्या होता बताओ? अगर ये ट्रेडर होता तो सिर्फ हम टैक्सेबल लेके चलते। अब अगर ट्रेडर है सिर्फ टैक्सेबल लेके चलेंगे तो टैक्सेबल टर्नओवर कितनी आ रही है? टैक्सेबल आ रही है, ये वाली टैक्सेबल है 25 लाख, बस और तो कुछ है ही नहीं। टैक्सेबल तो बस एक ही है ना, 25 लाख। तो फिर 25 लाख रुपए का 1%, फिर 12,500 और 12,500, फिर ये आंसर आता। तो ये फर्क है, बस ट्रेडर वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेनी है, उसका 1% निकालना है, और मैन्युफैक्चरर वाले केस में सारी लेके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे आना, अब ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा ना सर, ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा उसको मैं प्राइज दूंगा, उसको मैं प्राइज दूंगा पक्का पक्का। ये क्वेश्चन आप करो, इसमें पता क्या करना है? इसमें पहले तो सुन लो, पहले ओए सुनो, एक मिनट, हाथ छोड़, हाथ छोड़, लिखना बंद कर, पहले पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, मैं फिर कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करनी। इधर सुनो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर वीजी इज ए ट्रेडर ऑफ पान मसाला, पान मसाला का ट्रेडर है। डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, पहले तो ये बताना है एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कंसेशनल जीएसटी भी बताना है उसके बेस पर। पिछले साल की टर्नओवर दे रखी है, करंट ईयर की टर्नओवर दे रखी है, क्लियर है? अब सुनो, अब नीचे क्वेश्चन और भी है। पहला क्वेश्चन तो वो हो गया, दूसरा आपका आंसर क्या होता अगर ये ट्रेडर की जगह मैन्युफैक्चरर होता तो क्या होता? ये आप मुझे बताओगे। आपका आंसर क्या होता अगर ये ट्रेडर होता लैपटॉप का? अभी तो पान मसाला का है, अगर ये लैपटॉप का ट्रेडर होता तो क्या होता? आपका आंसर क्या होता अगर ये मैन्युफैक्चरर होता लैपटॉप का, और अगर ये साथ में सर्विस देना चाह रहा है तो क्या दे सकता है, और अगर दे सकता है तो कितनी सर्विस दे सकता है? अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया जी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट मैंने तुमसे पूछ लिए जी। अब यहां पे आ जाओ जी। तो पहले तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप मेरे को सारे बच्चे ऐसे आंसर नहीं देने जी, ऐसे आंसर नहीं देने आपको। एक नोटबुक लो रफ, उसमें पहले का आंसर निकालो। जब पहले का हो जाए तो बस थम्स अप दिखा देना, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, तीसरा दिखाऊंगा, चौथा दिखाऊंगा, पांचवा दिखाऊंगा। जब पांचों हो जाएं
तब इसका 1 बाय 1 आंसर चेक करेंगे जी। ये लो, ये क्वेश्चन लो, पहले तो ये स्क्रीन पूरी कर रहा हूं, ये लो जी। आंसर नहीं चलेंगे यहां पे जी। और मैं पहले बता रहा हूं तुम गलती करोगे, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं, तुम गलती करोगे, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। हाँ क्वेश्चन गलत है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ये लो, बाकी क्वेश्चन भी देख लो जी, बाकी क्वेश्चन भी देख लो। डन। हाँ जी डन। बोलो। चलो जी, अब एक बार यहाँ पे चेक करना, एक बार सारे बच्चे चेक करो यहाँ पे जी। अब एक बार सारे चेक करो। पहला देखो जी, यहाँ पे टर्नओवर सही आ रही है, मेरे को कुछ गलत लग रहा है या सही है? 1 करोड़ की टर्नओवर आ रही है, कुछ गलत तो नहीं है? एक बार देखना 1 करोड़ की टर्नओवर आएगी। यहाँ पर आ गया 20 लाख, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 60, 60 और 40, 1 करोड़ की टर्नओवर आएगी। डन। तो अगर 1 करोड़ की टर्नओवर है तो ये पर्सन एलिजिबल है, क्योंकि ये ट्रेडर है, तो पान मसाला वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग चल सकती है। अच्छा अब यहाँ पे देखो मिस्टर वीजी की टर्नओवर जो है वो 150 लाख से कम है, तो ये एलिजिबल है क्योंकि वो ट्रेडर है। अच्छा अब कंसेशनल जीएसटी कितना लगेगा? तो कंसेशनल जीएसटी कितना लगेगा वो करंट ईयर पे डिपेंड करता है। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई लेनी है, इंट्रा स्टेट नील रेटेड नहीं लेनी, ट्रेडर वाले केस में लेनी नहीं, एग्जम्प्टेड नहीं लेने, इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं लेना, परचेज लेनी नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो है, 10 लाख रुपए का 1% यहाँ पे आएगा जी। इनवर्ट सप्लाई क्यों आएगी आयुष? इनवर्ट सप्लाई तो कहीं भी नहीं ली मैंने यार, क्रॉस तो मार रखा है, इनवर्ट सप्लाई क्यों आएगी? इनवर्ट सप्लाई पे तो क्रॉस है,
तो यहाँ पर इसका 0.1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 लाख रुपए का 0.5 सॉरी, यहाँ पे 5 हजार रुपए निकल के आ जाएगा। ये पहले का आंसर है। अच्छा, अगर ये मैन्युफैक्चरर होता पान मसाला का तो ये स्कीम ऑप्ट ही नहीं कर सकता था। दूसरे का आंसर है कैन नॉट ऑप्ट। तो दूसरे में गलती से गलती मत कर देना। मैन्युफैक्चरर है पान मसाला का, आप ये स्कीम नहीं ले सकते, आप ये स्कीम नहीं ले। कार्तिक कह रहा रेट याद नहीं हो रहे। 3 तो रेट है मेरे बच्चे, 3 रेट याद नहीं हो रहे तेरे को, नालायक। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर वाले केस में 1% है, रेस्टोरेंट वाले केस में 5% है, खाली सर्विस देने वाले केस में 6% है। क्या याद नहीं हो रहा इसमें? आगे देखो अगला। अच्छा, अगर ये लैपटॉप का ट्रेडर होता तो भाई फिर आंसर सेम ही आता, क्योंकि ट्रेडर वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रेडर वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता। तो तीसरे का आंसर वही आंसर आता जो तुम्हारा फर्स्ट का आंसर है। अच्छा, फोर्थ, अगर ये लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर होता तो भैया टर्नओवर तो यहां पे वही आती जी, आप एलिजिबल बन जाते। अब जो करंट ईयर की टर्नओवर है, तो करंट ईयर की टर्नओवर में क्या लोगे? अब सुनो ध्यान से जी, करंट ईयर की टर्नओवर में चेक करो मैन्युफैक्चरर वाले केस में। अब मैन्युफैक्चरर वाले केस में ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो 20 और 10 30, 30 और 1 40, 45 आएगा यार। 45 लाख नहीं आ रहा यहां पे, 10 15 और 20 आ रहा है। ये नालायक बच्चा है कौन? एक बार मेरे को उसका नाम मिल जाए बस। पता नहीं क्या यहां से 25 लाख लेके आ गया। यहाँ पे क्या 10 था ना? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 10 15 और 20 आ रहा है, नालायक। ये 10 है, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा, तो 45 लाख आएगा। 45 लाख का 0.5 यहाँ पे 22,500, 22,500 ही आएगा आंसर, है ना? 45 लाख आएगा, बिल्कुल जी 45 लाख आएगा मैन्युफैक्चरर वाले केस में। तो यहाँ पर 45 लाख 22,500, 22,500 निकल के आएगा। अच्छा, अब अगर सर्विस देनी है तो क्या सर्विस दे सकता है? सर्विस दे सकता है। क्यों? पिछले साल के टर्नओवर 1 करोड़, उसका 10% कितना? 10 लाख, और 5 लाख हायर कितना आ गया? हायर यहाँ पे आ गया 10 लाख। तो वो 10 लाख तक की वो करंट ईयर में सर्विस दे सकता है। बस ये पर ध्यान दो जी। डन जी, क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तुम्हें ऑलमोस्ट सारी बातें समझ में आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें जी। ऑलमोस्ट फिर तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं। डन। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसी बात पे फिर आप ये क्वेश्चन भी कर लो, ये क्वेश्चन भी करना। आपको ये बताना है मिस्टर पिंकू लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पिछले साल की टर्नओवर 120 लाख है और उसने स्कीम ले ली है। अब अगर उसने स्कीम ले ली है तो ये टर्नओवर करंट ईयर की दे रखी है, तो बताना उसका कितना टैक्स बनेगा जी, कॉम्पोजिशन टैक्स कितना बनेगा और टोटल जीएसटी कितना बनेगा। और आपको यह भी बताना कि अगर ये ट्रेडर होता तो क्या होता। आयुष एक बार दोबारा सुनोगे ना क्लियर हो जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा दोबारा सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। बस चैप्टर ही खत्म हो गया, बस क्या इसमें बचा क्या? और अब 10 मिनट का चैप्टर और बचा है। पेनल्टी नहीं करनी आपको, 10-5 पेनल्टियां जी आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, कितना आएगा जी?
84 84,000। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू यार, सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे 66 आएगा, यहाँ पे 84 आएगा, तो यहाँ पे 84,000, यहाँ पे 66,000। भाई गुड्स वाले केस में और सर्विस वाले केस में टोटल 1% ही तो है, तो ये आ गया। और जो नॉर्मल जीएसटी है रिवर्स चार्ज वाला, उसको तो हमने बाहर निकाल दिया था, तो 5% जीएसटी आपका ये हो गया। तो टोटल जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वो टोटल इतना देना पड़ेगा जी। डन जी, क्या इसको लॉक कर दूं? चलो अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें आई थिंक सारी बातें यहां पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक दो छोटे मोटे पॉइंट और देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, एक बंदा नॉर्मल स्कीम में है, एक बंदा स्पेशल स्टेट में, एक नॉर्मल स्टेट में, एक स्पेशल स्टेट में है, सेम पैन के अंदर है, तो लिमिट बताओ 150 लाख की लगेगी कि 75 लाख की लगेगी? सेम पैन कार्ड में एक नॉर्मल स्टेट में और एक स्पेशल स्टेट में, अब बताना लिमिट कौन सी लगेगी? बताओ जी। मतलब नॉर्मल स्टेट में और एक स्पेशल स्टेट में है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में लिमिट 150 लाख की है, स्पेशल में 75 लाख की है वो सेम पैन में रजिस्टर्ड। अब लिमिट कौन से बेस पे चेक करेंगे? 150 लाख के बेस पे चेक करेंगे या 75 के बेस पे चेक करेंगे? 75। याद है मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि नॉर्मल स्टेट है और अगर स्पेशल स्टेट है तो लिमिट रिड्यूस टू ₹75 लाख, तो आपकी लिमिट जो होगी वो 75 लाख पे रिड्यूस हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, हाई फाई करो, हाई फाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बंदा है, वो कुछ स्टेट में नॉर्मल स्कीम लेना चाहता है, कुछ में कंसेशनल स्कीम लेना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? सेम पैन कार्ड में पॉसिबल ही नहीं है। याद है मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने एक लाइन क्या बोली थी कि अगर स्कीम लेनी है तो सबको एक साथ लेनी है, अगर स्कीम छोड़नी है तो सबको एक साथ छोड़नी है। बस ये पर ध्यान दो। तो आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। अगर जितनी भी तुम्हारी सेम पैन कार्ड में जितने भी ऑफिस हैं, या तो स्कीम लो सबके लिए लो, और अगर स्कीम छोड़ो सबके लिए छोड़ो। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि यहां पे पॉसिबल ऐसा नहीं है, आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे। अगर आपको लेनी है तो सभी को एक साथ लेनी है, और अगर आपको छोड़नी है तो सभी को एक साथ स्कीम छोड़नी है। देखो लिखा भी यहां पर कि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो सबको एक साथ लेनी है, अगर छोड़नी है सबको एक साथ छोड़नी है। और अगर तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो साल के स्टार्टिंग से लेनी पड़ेगी। छोड़ तुम कभी भी सकते हो, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़नी है छोड़ कभी भी दो, बट अगर लेनी है तो साल के स्टार्टिंग से ही मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अभी इसके कुछ फॉर्म नंबर दिए हुए हैं आपको कि स्कीम लेनी है, तो फॉर्म नंबर कौन कौन से हैं? वैसे फॉर्म नंबर तुम्हारे काम के हैं नहीं है, ये पेपर एमसीक्यूज में बन जाए तो बन जाए। वैसे एमसीक्यूज के अंदर भी नहीं, मतलब एक नंबर के अंदर भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से तो, बट फिर भी एक बार देख लो जी। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से स्कीम लेनी है, बिल्कुल फ्रेश न्यू, ब्रांड न्यू, तो फॉर्म भरना पड़ेगा पार्ट बी ऑफ जीएसटी REC 1। पहले तुम नॉर्मल स्कीम में हो, अब नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आना चाह रहे हो तो जीएसटी CMP 02 ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी स्कीम विड्रॉ हो रही है क्योंकि 150 लाख की लिमिट खत्म हो गई, या तुम अपनी मर्जी से स्कीम छोड़ना चाह रहे हो, तो जीएसटी CMP 04। फिर अगर डिपार्टमेंट तुम्हें स्कीम से बाहर निकाल रहा है, वो तुम्हें नोटिस देगा 05 में, तुम रिप्लाई करोगे 06 में, ऑर्डर पास होगा 07 में, और तुम्हारी स्कीम निकल जाएगी जी। तो ये पॉइंट आपके फॉर्म नंबर निकल के आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल जीएसटी में RCM वाला जीएसटी है ना, वो 5 लाख रुपए की सप्लाई उसमें RCM की नहीं थी, जो तुमने टोटल टर्नओवर से बाहर निकाली थी इनवर्ड सप्लाई, तो उस पर तो जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाओगे ना, तो वो 5 लाख का 5% था, तो 25,000 पे आ गया जी। सर आप जादू करते हो बच्चों पे। सीधे देखो, तुम्हें टैक्स समझ में आ रहा है, आ रहा है, आप देखोगे आप समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है टैक्स। नालायक। डन। जादू नहीं बेटे, आपकी डेडिकेशन है, ये सब आपकी डेडिकेशन है और आपका प्यार है यार। ठीक है, बस तुमसे कोई पूछे ना टैक्स कहाँ से लेना है, नाम लिख दिया करो बस मेरा यार, नाम जरूर रिकमेंड किया करो कि भाई विवेक सर से ले ले यार, क्योंकि तुम ही मेरी मार्केटिंग हो, तुम ही मेरा नाम हो, तुम ही मेरा फेम हो, बस और कुछ नहीं है। डन।
अब सुनो ध्यान से, अब एक पॉइंट एक बच्चा मेरे से डाउट पूछ रहा है कि सर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट तो समझा दो। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट क्या है, एक बार वो समझ लेते हैं, देन फिर पैक करेंगे। और कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे, वही कल जो हम मिलेंगे ना वो 12 बजे मिलेंगे। कल अगर जीडी सर की क्लास हुई तो हम मिलेंगे 12 बजे। अगर जीडी सर की क्लास नहीं हुई तो कल हम 11:30 मिलेंगे, 11:45 पे मिलेंगे, 11:45 पे, 11:45 पर मिल लेंगे कल हम, ठीक है। 11:45 पे कल हमारी क्लास होगी, 11:45, ठीक है जी। जो ही वही तो मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, नॉर्मल जीएसटी। अरे यार एक तो ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो यार। ये क्वेश्चन जो तुमने पिछला देखा उसमें क्या था, 5 लाख रुपए की सप्लाई थी आरसीएम वाली, उस पे रेट 5% था, तो वही 5 लाख का तो 5% आया वो नॉर्मल जीएसटी। आरसीएम वाला जीएसटी आपको देना नहीं क्या, तो आरसीएम वाला जीएसटी तो नॉर्मल जीएसटी है ना। ये देखो इसमें ये रहे ना, ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये रहा, ये रहा ना, आपको दिखाता हूं यहाँ पे कहां पे है, ये देखो इनवर्ट सप्लाई आरसीएम 5 लाख, ये रहा नॉर्मल जीएसटी, ये नॉर्मल जीएसटी है। कल वैल्यू सप्लाई कराएंगे जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कल वैल्यू ऑफ सप्लाई कराएंगे जी, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब एक बार सुनो ध्यान से, अब एक लास्ट पॉइंट समझा रहा हूं कि सर वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट समझा दो। एक बात बताना, एक पर्सन ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस, सारे बच्चे सुन के जाना कहीं भाग जाओ, और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेगा जी, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेगा, ये बात ध्यान दो। एक नया बिजनेस स्टार्ट किया उसने 1 अप्रैल को, उससे पहले उसका बिजनेस नहीं था, और उसने बिजनेस स्टार्ट किया मोबाइल की ट्रेडिंग का, मोबाइल की ट्रेडिंग करने का। मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024 से, यहां पे उसका कोई बिजनेस नहीं था। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, क्या ये कॉम्पोजिशन, अंशिका जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना 66,000 कैसे आया, उसमें आपको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेनी है ना, आपको एग्जम्प्टेड और नील रेटेड लेनी नहीं है ट्रेडर वाले केस में। तो अगर एग्जम्प्टेड और नील रेटेड उसको बाहर निकाल दोगे तो 66 लाख की टर्नओवर आ जाएगी। बताओ क्या एक कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है जी। क्यों ले सकता है, नया बिजनेस है, पिछले साल टर्नओवर है नहीं, टर्नओवर है नहीं तो जीरो इज लेस देन 150 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो करंट ईयर में स्कीम लेगा, करंट ईयर में उसकी टर्नओवर आपकी है, मान लेते हैं 170 लाख, 170 लाख है। अब अगर 170 लाख की टर्नओवर है तो बच्चा कहता है सर 150 लाख तक तो स्कीम मिलेगी, 20 लाख पर तो नॉर्मल जीएसटी लगेगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब बच्चा कहता है सर 150 लाख पे कंसेशनल टैक्स एप्लीकेबल कर दूं, मैं कहा हो जाता, 150 लाख पे कंसेशनल टैक्स ही लगता, बट प्रॉब्लम क्या है, पहला साल है। एक बात मेरे को बताना, अगर तुम पहला साल है, पहला साल है, पहली मुलाकात है, पहली बार तुम मिले हो भाई, तो अगर तुम डेली बेस पे मिल रहे हो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार जब पहला साल है तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तू कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेता तो तेरे को जीएसटी में ना नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिमिट मिलती, वो 10 लाख 20 लाख और 40 लाख वाली। अब गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट होती है, तो मतलब नॉर्मल स्कीम में 40 लाख तक तुझे कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता क्योंकि तू रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं था। 40 लाख के बाद को नॉर्मल जीएसटी देना पड़ता। बट कंसेशनल स्कीम में प्रॉब्लम क्या होती है, कंसेशनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पहले हो जाता है, स्टार्टिंग से हो जाता है। तो ये बंदा कह रहा है मेरी 40 लाख की लिमिट तो वेस्ट हो रही है, इससे बढ़िया तो मैं नॉर्मल स्कीम ले लेता, वहां 40 लाख की लिमिट मिल जाती रजिस्ट्रेशन करवाने की। अब गवर्नमेंट कह रही टेंशन मत ले, हम तुझे वो कंसेशनल स्कीम के अंदर भी देंगे। तेरा अगर पहला साल है, अगर तू ऑलरेडी बिजनेस कैरी कर रहा है तो फिर तो 150 लाख पे कंसेशनल टैक्स है। बट अगर पहला साल है तो जो भी तेरी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको यहां से बाहर निकाल दे। अब वो 10 लाख है, 20 लाख या 40 लाख है, वो डिपेंड करता है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या किस केस में कितनी लिमिट है, वो तुमने रेगुलर बैच के अंदर भी पढ़ा होगा। अब जो मान लो इस केस में 40 लाख की लिमिट है तो 40 लाख अलग,
कोई कंसेशनल टैक्स नहीं, 110 लाख पे फिर यहां पर कंसेशनल टैक्स देना पड़ेगा, वो ये वाला पॉइंट था। तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर उसने नया नया बिजनेस कमेंस किया है तो पहले उतनी टर्नओवर बाहर निकाल देना जो रजिस्ट्रेशन वाली है, क्योंकि उस पे मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद वाली जो टर्नओवर होगी उस पे मुझे कंसेशनल टैक्स देना है, और जो 150 लाख से ऊपर होगी उस पे नॉर्मल जीएसटी देना है जी। ये सब कुछ हम रेगुलर बैच में तो पढ़ ही चुके हैं, मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं जी। ठीक है, अब यही चैप्टर रेगुलर बैच में आई थिंक हमारे 3 लेक्चर लग गए थे, 2.5 या 3 लेक्चर, मतलब 6 घंटे लग गए थे, जिसको हमने 2 घंटे से जल्दी में रिवाइज करने की कोशिश की है जी। सर फिर 20 लाख भी तो 110 लाख में ऐड हो जाए? ना 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 ना, 150 लाख से ऊपर वाला तो लगी है मेरे बच्चे, 150 लाख से ऊपर वाला तो लगी है। ये बाइफर्केशन जो होगा वो 150 लाख के अंदर होगा। 150 लाख से ऊपर है पहले तो वो बाहर निकालो, ये बाइफर्केशन 150 लाख के अंदर है, ये बात ध्यान देना। टर्नओवर तुम्हारी टोटल मिला के 170 लाख की काउंट होगी, 40 लाख को टर्नओवर से बाहर नहीं निकालना, 40 लाख टर्नओवर का पार्ट बनेगा, क्योंकि टर्नओवर में सारी टर्नओवर आती है। जब तुम टैक्स निकालोगे बात उसकी हो रही है, ये बात ध्यान देना जी। डन, क्या लोग करें जी? चलो ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर हम कल वाली क्लास में, नहीं सेम टाइम पर 11:45। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। लाइक करा करो वीडियो को बहुत सारा, क्योंकि जितना आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उतना ही यूट्यूब रिकमेंड करता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब यूट्यूब किसी वीडियो को ऐसे ऊपर लेके नहीं आता, जितने लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, उस पर बार बार डिस्कशन होगी, वो यूट्यूब पर वीडियोस आएंगी। और अगर यूट्यूब पर वीडियोस ऊपर आएंगे तो बहुत सारे बच्चों का फायदा होता है सर, क्योंकि आप ही मेरा सब कुछ हो। देखो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर मैंने ऐड चला रखा है यूट्यूब के ऊपर या स्पॉन्सर, तुमने कभी मेरे यूट्यूब पे स्पॉन्सर वर्ड नहीं देखा होगा, आप ही मेरे स्पॉन्सर हो। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।